हेलो बच्चों, वेलकम इन माय चैनल मिस्टर केमिस्ट्री क्लब। आज का टॉपिक आपको पता ही है। आज वेडनेसडे मैंने बोला है कि मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे यानी 135 पे आपका 11th और 9th का लेक्चर रिलीज होगा और 2, 4, 6 यानी ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे को आपका लेक्चर जो रिलीज होगा वो 12th और 10th का होगा। ठीक है, सो टुडे इज द वेडनेसडे। लास्ट मैंने कल आप देख लीजिएगा जाकर के जिन्होंने नहीं देखा है, कल हमने एक 12th का लेक्चर सॉलिड स्टेट का रिलीज कर रखा है और प्लस एक 10th के लिए मैंने एक प्रयास बैच बना रखा है जहां पर 10th में किस तरह के क्वेश्चंस आएंगे उससे रिलेटेड बातें हो रही हैं। फिलहाल आज का टॉपिक क्या है, तो एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर का नाम हमारा चल रहा है, आपको पता ही वेब सीरीज है हमारा क्लास 11th ऑर्बिटल बैच एंड आधार लेक्चर नंबर यहाँ पर कौन सा हो गया, तो 8 हम रिलीज कर चुके थे, देन दिस इज द 9th वन। ठीक है, आधार एट द रेट ऑफ 9। सो आई होप कि आज का जो लेक्चर होगा हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर का आखिरी लेक्चर होगा। ठीक है, मतलब क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से। फिर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की डिस्कवरी कैसे हुई, कैथोड एक्सपेरिमेंट क्या है, गोल्डस्टीन का एक्सपेरिमेंट क्या है, जूलियस बेकर का एक्सपेरिमेंट क्या है, उस पर रिलीज होकर के फिर वीडियो आएगा। वो एक अलग एक एक्स्ट्रा टॉपिक है, बेसिकली वो पूछा नहीं जाता है। ठीक है, तो फिलहाल लेट्स मूव फर्दर। सो देखिए, फिलहाल आधार लेक्चर 8 में क्या हो चुका था। आधार लेक्चर 8 तक में हम ये जान चुके थे कि इलेक्ट्रॉन को कहां पर देखा जाए और कहां पर ना देखा जाए। अगर हम इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल्स मानते हैं तो उस बिहाफ पर हम क्या कर पाते हैं, हम ये कर पाते हैं कि हमें पता चल जाता है कि इलेक्ट्रॉन के को पार्टिकल्स मान करके हम क्वांटम नंबर का यानी क्वांटम मैकेनिकल मॉडल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करें, जबकि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल इलेक्ट्रॉन को वेव मानने के लिए बोलता है। लेकिन अगर उसको हम पार्टिकल मान के उसे अप्लाई करते हैं तो डेफिनेटली हमें वहां पे ये देखने को मिलता है कि हम पार्टिकल मान के उसकी लोकेशन को जस्टिफाई कर पा रहे हैं। लेकिन वेव के मामले में हम उसे जस्टिफाई नहीं कर सकते क्योंकि वेव की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट होती है, मैंने पहले आपको बता चुका हूं। सो आज के लेक्चर में क्या है, तो आधार लेक्चर 8 तक में हम क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल का पूरा ऑब्जर्वेशन कर चुके थे कि कहां पर क्या है, सब कुछ बता दिया था। जिन्होंने नहीं देखा है पहले प्रीवियस एपिसोड देखिएगा तभी यहां पर आइएगा। फिलहाल नाउ आज का टॉपिक क्या है सर, तो आधार लेक्चर 9 में हम बात करेंगे कि अगर सर इलेक्ट्रॉन वेव है तो वेव के पॉइंट ऑफ व्यू से उसका लोकेशन निकल सकता है क्या। हमने पहले बोल दिया कि नहीं निकल सकता। तो वहां पर क्या निकलेगा, तो जब इलेक्ट्रॉन को वेव मान लिया जाता है तो उसकी प्रोबेबिलिटी निकलती है, यानी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी यहां हो सकती है या वहां हो सकती है, यहां हो सकती है, ऐसा कुछ। ठीक है, सो लेट्स सी। देखो, आपको तो पता ही है ये बात कि श्रोडिंगर की वेव इक्वेशन को हमने पहले जस्टिफाई कर रखा है। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पहले मैंने बना रखा, आधार लेक्चर 7 में बता रखा है। तो देखो, हुआ ये ना कि भाई हमारे पास जो थे इलेक्ट्रॉन को वेव मानने के बाद इतने फंक्शंस आते हैं, कौन कौन से बताओ। एक तो साइन आ जाता है, साइन स्क्वायर, इसी को हम लोग रेडियल फंक्शन भी बोलते हैं जो कि n और l पे डिपेंड करता है, और इसको भी बोल सकते हैं आर स्क्वायर जो n और l पे डिपेंड करता है। ये सब चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं, प्लीज सारे एपिसोड को चेक करिएगा अच्छे से। ठीक है, और एक फंक्शन हमारे पास हो जाता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर, या फिर इसी को लिख सकते हैं 4 पाई आर स्क्वायर डी आर जाई स्क्वायर। ठीक है, ये जो तीन चीजें हैं इसमें से दो चीज आपकी पहले से ही क्लियर एंड कट है, सबको पता है। साइन क्या होता है बताओ, तो साइन इज द वेव फंक्शन विच डिफाइन की इलेक्ट्रॉन इज अ वेव और नॉट। क्लियर। साइन स्क्वायर क्या है, इट इज डिफाइन द इलेक्ट्रॉन क्या, प्रोबेबिलिटी। तो हम यहां लिख देते हैं साइन क्या हो गया बताओ, ये हो गया रेडियल वेव फंक्शन। रेडियल के नाम पे लिख दे रहे, रेडियल यानी आर, रेडियल वेव फंक्शन, यानी व्हेनेवर आप इलेक्ट्रॉन को वेव मानते हो ना तो उसे एक फंक्शन की रिक्वायरमेंट होती है। ये सब मैं आधार लेक्चर 7 में पूरा डिटेल में बता चुका हूं। ये क्या है, तो ये रेडियल प्रोबेबिलिटी डेंसिटी है। सही है, क्योंकि साइन स्क्वायर क्या है, तो वो बताता है कि न्यूक्लियस से किस पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, देखो आर यानी रेडियल, साइन यानी ये बता रहा है कि न्यूक्लियस से किस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के वेव होने की पॉसिबिलिटी है, और साइन स्क्वायर बता देता है कि वहां पर इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी क्या है, मतलब जिस भी रीजन में, ये हमको उस रीजन तक पहुंचा देता है न्यूक्लियस के जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जा सकते हैं वेव के फॉर्म में, और ये हमें उस रीजन पे पहुंचाता है जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा होती है। जबकि ये जो फंक्शन है ये बताता है रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन, इसको क्या बोलते हैं, रेडियल प्रोबेबिलिटी फंक्शन इन स्मॉल यूनिट वॉल्यूम। ठीक, मतलब देखो सिंपल सी चीज है, जैसे सपोज करो कि न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉनों के बादल छाए हुए हैं। अगर इलेक्ट्रॉन को वेव मान लिया तो उसको बादल मान लो, क्लाउड मान लो, तो इलेक्ट्रॉनों के बादल या क्लाउड छाए हुए हैं। अब
न्यूक्लियस से हम कितनी दूरी पर जाएंगे उस बादल तक हम पहुंच जाए, ध्यान से समझना। हम इसको आप प्रैक्टिकल लेवल में बता रहे हैं। जैसे सपोज करो कि आप अपने एटमॉस्फेयर पे रह रहे हो, ठीक है, अब आप नीचे से ऊपर देख रहे हो तो ऊपर बादल दिख रहे हैं, डन। तो आपको बादल कहाँ दिख रहे हैं, तो आप अपनी दूरी यहां से लेके वहां तक जाने के लिए जो तुम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, जहां पर तुम कंफर्म हो जाओगे यहां से ये बादल है, दैट इज कॉल्ड साइन, ठीक है। ये आपको बादल तक पहुंचा देगा, इलेक्ट्रॉन के क्लाउड तक पहुंचा देगा न्यूक्लियस से चल करके एक दूरी r दूरी पर। साइन स्क्वायर बताएगा कि उस पूरे क्लाउड जोन में सबसे ज्यादा हाई डेंसिटी का क्लाउड ऑफ इलेक्ट्रॉन कहां पर है, ये साइन स्क्वायर बता देगा बेटा। जबकि 4πr² dr² बताता है कि उस जोन में जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का क्लाउड एक्सेस है, जहां पर साइन स्क्वायर बता चुका है, वहां पे पर यूनिट वॉल्यूम पर इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन का क्लाउड कितना ज्यादा है, क्लाउड कितना ज्यादा है, समझ लो। मतलब सबसे पहले वहां पहुंचेंगे जहां पर क्लाउड होगा इलेक्ट्रॉन का, उसके बाद उस जोन में पहुंचेंगे, रीजन में पहुंचेंगे जहां इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ज्यादा होगी, फिर उस जोन में पहुंच करके हम ये चेक करेंगे कि पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा कहां पर है। यानी ये 3 रास्ते हैं हम इलेक्ट्रॉन के हाई डेंसिटी जोन तक पहुंचने के, ठीक है। और यही वो साइन स्क्वायर है जो बताता है कि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी यहां पर ज्यादा हो सकती है। और इसी साइन स्क्वायर ने किसकी डिस्कवरी की थी बताओ, ऑर्बिटल्स की। यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, उसको साइन स्क्वायर ने जस्टिफाई किया था, और इसी को हम लोग ऑर्बिटल के नाम से जानते भी हैं, डन। और यही आपके बैच का नाम भी है। ये सारी चीजें मैं आपको जो यहाँ पे बता रहा हूँ सब मैं आधार लेक्चर 7 में क्लियर कर चुका हूँ, इसलिए बेटर है कि यहां तक पहुंचने से पहले प्रीवियस एपिसोड देखिए, तब यहां पर आइए। आई होप इट इज बेटर फॉर ऑल ऑफ यू, ठीक है। सो दिस इज ऑल अबाउट द थिंग जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था पहले भी। अब क्वेश्चन ये है सर, ये जो चीजें हैं ये कैसे, तो देखो ये दोनों चीजें तो कंफर्म है, ठीक। अब हमें इलेक्ट्रॉन को पता करना ना वेव के फंक्शन में, क्वांटम नंबर से इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल मान भी तो कंफर्म कर ही चुके हैं, वेव में पता करने के लिए हम ये सब दिमाग लगा रहे हैं, ठीक है। सो लेट्स सी 4πr² dr क्या है, जरा इसको समझा देता हूं मैं। देखो जैसे मान लो ये न्यूक्लियस है, ठीक है, और ये आपका इलेक्ट्रॉन का प्रोबेबिलिटी है। तो आप क्या कहोगे, आप कई लोग सोचते सर ये इतने सारे इलेक्ट्रॉन, नहीं ये इलेक्ट्रॉन है ही नहीं भाई, ये क्या है, प्रोबेबिलिटीज है, ये सब मैं पहले बता चुका हूं। दीज आर द इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटीज, ठीक है। तो इसका एक बॉडी सरफेस डायग्राम बना लेते हैं, मतलब इसका सरफेस कहां तक इलेक्ट्रॉन फैल रखा है, मतलब इसको एक जोन में ले आते हैं ताकि हमें पता चले कि इस जोन तक फैला हुआ है। बना लिया बॉडी सरफेस डायग्राम इसका, ठीक। अब ध्यान से सुनना, ध्यान दीजिएगा, यहां से लेके यहां तक जहां तक इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है, इलेक्ट्रॉन की क्लाउड है, ये आर हो गया, ठीक है। और फिर से मैं बताना चाहूंगा कि जो डॉट डॉट दिख रहा है ये आपको, दीज आर नॉट इलेक्ट्रॉन, दीज आर द प्रोबेबिलिटी। मतलब हो सकता है इलेक्ट्रॉन यहां हो सकता है 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 यहां, ऐसी प्रोबेबिलिटीज हैं, ठीक है। तो ये आर जो दूरी है ना, ये रेडियल फंक्शन है, मतलब साइन। ये आर हमें ये बता रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन का वेव यहां मिलेगा, ठीक है। और ये अब हम कहां पहुंच चुके हैं, तो अब हम पहुंच चुके हैं इलेक्ट्रॉन के वेव के पास तक, यहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी के पास तक। यहां मुझे किसने पहुंचा दिया, साइन स्क्वायर ने, है ना भाई। साइन स्क्वायर ने बोला कि भैया ऐसा है, यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई है, सही है। अब मैं क्या कह रहा था कि भैया ऐसा है ना, हम चाहते हैं कि इस एरिया में, बस इस छोटे से डेंसिटी यानी इस एरिया में, देखो यहां ये देखो ये, बस इतने दूर में हमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बताओ कितनी है, क्या यहां इलेक्ट्रॉन के पास जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है क्या। तो मैंने मान लिया कि ये जो डिस्टेंस है ना, ये dr है, और बेटा ये तो पहले से ही r था, रेडियस। तो जरा बताइएगा मुझे आप लोग ध्यान से, अगर ये r है और ये वाला पोर्शन dr हो गया, तो टोटल दूरी यहां से लेके यहां तक कितनी होगी बताओ तो, टोटल दूरी यहां से लेके यहां तक कितनी होगी, r प्लस dr। एग्री करते हो सभी लोग, ठीक है। तो इस पर यूनिट सरफेस एरिया में, या इस पर यूनिट स्फीयर में, इस पर यूनिट डेंसिटी, पर यूनिट वॉल्यूम में इलेक्ट्रॉन की हम डेंसिटी पता करना चाहते हैं, ठीक है। कैसे पता करेंगे सर, तो बहुत सिंपल है। अगर हमें यहां इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना है कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन पर यूनिट एरिया, ठीक है। इस छोटे से एरिया में हमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कैलकुलेट करना है, इस छोटे से एरिया, यहां पर इलेक्ट्रॉन की पाई जाने की प्रोबेबिलिटी कितनी ज्यादा है। मैंने कहा ठीक है, डेंसिटी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यानी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबिलिटी हम लिख देते हैं ना, प्रोबेबिलिटी हम क्योंकि एग्जैक्ट कैलकुलेट कर ही नहीं सकते। तो बेटा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबिलिटी इन पर यूनिट एरिया, तो पहले एक बात बताओ, इसका टोटल एरिया कितना होगा,
ये तो सर्कमफ्रेंस के बराबर ही है ना। और इसका देखें तो ये थोड़ा सा सिलेंडर जैसा लग रहा है, तो सिलेंडर का एरिया कितना हो, तो अरे यार 4πr² dr, ठीक है बेटा, by 4πr² is the area of that particular type of cylinder and the dr is the distance, करेक्ट। तो ये सरफेस एरिया आ गया। अब उसमें निकाल के लो डेंसिटी, तो डेंसिटी जितना होगा बेटा उससे मल्टीप्लाई कर दोगे साइन स्क्वायर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबल डेंसिटी कौन बताता है, साइन स्क्वायर। तो ये हमारा आ गया सरफेस एरिया और इनटू इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो भी उस पर्टिकुलर यूनिट सरफेस एरिया में होगा उससे मल्टीप्लाई कर दिया, डन। तो अब इसी साइन स्क्वायर को हम लिख सकते हैं r² रेडियल फंक्शन के फॉर्म में। ये देखो, क्योंकि साइन स्क्वायर और r दोनों तो एक ही चीज है ना, क्योंकि साइन स्क्वायर क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, और r² क्या है, रेडियल। क्योंकि r मतलब डिस्टेंस हो गया न्यूक्लियस, अब उसको स्क्वायर कर देंगे तो दैट इज उस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के हायर डेंसिटी व्हिच इज आल्सो इक्विवेलेंट टू द साइन स्क्वायर। और साइन बताता है इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन, तो r इज आल्सो डिफाइंड कि इस डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन का वेव फंक्शन एप्लीकेबल है, डन। तो कुल मिलाकर के अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पर यूनिट सरफेस एरिया को कैलकुलेट करना है तो पहले तो जिस पर्टिकुलर जगह पे कैलकुलेट करना उसका सरफेस एरिया लिख लिया और इनटू डेंसिटी कितनी थी साइन स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दिया। दिस इज अ ओवरऑल फंक्शन व्हिच इज कॉल्ड द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फंक्शन या इलेक्ट्रॉन प्रोबेबल डेंसिटी इन अ पर यूनिट सरफेस एरिया, डन। आई होप इट इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, श्योर। तो हर छोटे से छोटे जगह पे भी हम इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को पता करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, एग्जैक्ट लोकेशन तो निकाल नहीं सकते। तो मान लो मुझे पता चला कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की संभावना सबसे ज्यादा है, तो इसी यूनिट सरफेस एरिया पे हमने इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी निकाल डाली, वो निकल गया। अब उसको कैलकुलेट करेंगे तो पता नहीं और भी मल्टीपल सॉल्यूशंस आएंगे, तो दैट इज वेरी वेरी हैक्टिक एक्चुअली, ठीक। सो ये तीनों चीजें क्लियर हो गई आप लोगों को, क्योंकि ये दोनों चीजें तो पहले भी बता चुके हैं लेक्चर 7 में, और ये मैंने आज थोड़ा सा आपको बता दिया कि अगर यूनिट सरफेस एरिया में डेंसिटी निकालो तो कैसे निकलेगा, ठीक है। चलो अब देखो, बात यहीं पर खत्म नहीं होती, अभी हम कहां तक पहुंचे हैं, तो अब हम पर यूनिट सरफेस एरिया तक पहुंच गए जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो कुल मिलाकर के हमने साइन वहां तक पहुंचा रहा है जहां इलेक्ट्रॉन का वेव एप्लीकेबल है, साइन स्क्वायर वहां पहुंचा रहा है जहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हाई हो सकती है यानी ऑर्बिटल के पास, और 4πr² dr साइन स्क्वायर हमें वहां पहुंचा रहा है कि वहां पर उस पर्टिकुलर यूनिट सरफेस एरिया में इलेक्ट्रॉन कितना ज्यादा है। देख लो स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस चल रहा है, डन। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर कैसे कैलकुलेट करें इनको। तो देखो भाई ऐसा है, जब भी आप इलेक्ट्रॉन को एक यूनिट सरफेस एरिया में कैलकुलेट करोगे तो ऑब्वियसली एक एरिया डायग्राम बनेगा, क्योंकि एग्जैक्ट लोकेशन तो पता नहीं है, तो उसका एक एरिया डायग्राम ही बन सकता है, मतलब पर्टिकुलर एरिया अंडर क्या कह सकते हो, एरिया अंडर कर्व, है ना। यानी कि एरिया के अंदर एक पर्टिकुलर, मतलब जैसे मान लो इलेक्ट्रॉन फैला हुआ है, ठीक है, अब उसकी डेंसिटी हम निकाल रहे हैं कि यहाँ पर ज्यादा है, यहाँ पर ज्यादा है, वहां पर ज्यादा, तो उस केस में हम ये पता कर सकते हैं कि उस एरिया में इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी कितनी है, उस एरिया में इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी कितनी है। यानी वो ग्राफिकल फिनोमेना से ही हो सकता है, एग्जैक्ट लोकेशन पता होता तो फिर स्ट्रेट लाइन का ग्राफ बन जाता या कार्टेशियन प्लेन में उसके पॉइंट पता चल जाते कि हाँ इतनी दूरी पर है, लेकिन वो हम कभी कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन की पोजीशन और मोमेंटम को एक साथ कैलकुलेट कर पाना पॉसिबल नहीं है, ये हाइजेनबर्ग ने बोला था, तो उनकी बात को भी समझना है, ठीक। और इलेक्ट्रॉन इतना टाइनी पार्टिकल है कि उसकी एक बार में एक जगह लोकेशन कैलकुलेट हो ही नहीं सकती, जो बोरबरी ने कर दिया था, जो कि गलत था। तो इसका मतलब कि अगर इलेक्ट्रॉन को वेव माना है तो उसको एक एरिया अंडर कर्व के थ्रू ही जस्टिफाई कर सकते हैं, यानी हमको ग्राफिकल फिनोमेना यहाँ पर अप्रोच करना पड़ेगा, ग्राफिकल अप्रोच करना पड़ेगा, डन है बेटा। सो नाउ द क्वेश्चन इज कि करें कैसे सर। तो याद करिए मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता रखी हैं, क्या कि भाई दो तरह के मोमेंटम होते हैं, एक एंगुलर और एक रेडियल मोमेंटम होते हैं। रेडियल मोमेंटम हमें याद है ना, आप लोगों को कैसे बताया था मैंने, रेडियल मोमेंटम को कैपिटल आर से शो करते हैं जो एन और एल शो करता है, और एंगुलर मोमेंटम थीटा था बेटा, और कौन सा था, फाई था। तो थीटा और फाई दो हमारे एंगुलर मोमेंटम है जिसको रिप्रेजेंट कौन करता है, एल और एम। और ये क्यों करता है मैं सब कुछ आपको पहले ही डिटेल में बता चुका हूँ। मतलब ये आर आपको बताता है कि आप इतनी दूरी पर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन का वेव मिलेगा, और साइन और थीटा बताएगा कि इस एंगुलर पोजीशन पर इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटीज हैं, ठीक है सर। दो एंगुलर मोमेंटम क्यों, सोमरफेल्ड तक तो एक ही एंगुलर मोमेंटम थीटा था, फाई क्यों ला दिए, क्योंकि अब हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन अगर वेव होगा तो 3 डायमेंशन मूव कर सकता है। तो ऐसे में अगर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को जस्टिफाई करेंगे एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पर, तो 2 एंगुलर डिस्टेंस वहां पर 2 अलग अलग एक्सेस के साथ आ सकते हैं। मतलब अगर आप r को ना अलोंग द x एक्सिस चेक करो कि इलेक्ट्रॉन का वेव अलोंग द x एक्सिस है, तो इलेक्ट्रॉन के पाई जाने की प्रोबेबिलिटी अलोंग द y और अलोंग द z उनके एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर डिपेंड करेगा, ठीक है। सो दीज आर द रीजंस, और ये सारी चीजें मैं पहले ही बता चुका हूं, इसलिए बार-बार यहां पर मैं खाली याद दिलाना हूं आपको, ठीक है। चलिए थोड़ा सा इंक फिल कर लेते हैं यार, है ना, रिक्वायरमेंट है भाई। तो भैया समझ में आ गया इलेक्ट्रॉन कैसे निकलता है, बहुत टिपिकल चीज है ये। अब जैसे इलेक्ट्रॉन को तुमने पार्टिकल माना था तो वो क्वांटम नंबर से निकाल लिया था, जब वेव मानोगे तो ऑब्वियसली तुम्हें वहां प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना पड़ेगा, और प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए तुम्हें क्या करना होगा,
श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, और सर वो हमारे बस की बात है नहीं अभी फिलहाल हमारे लेवल पर, क्योंकि हम जिस क्लास में है उसमें तो ये पूछा भी नहीं जाता, तो इसलिए बेटर है कि अभी इसको हम लीव करें, है ना। तो फिर भी मैं आपको कोशिश कर रहा हूँ कि बिना आप अगर चाहो तो बिना श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किए भी आप इस इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को थोड़ा सा क्रिएट कर सकते हो, एक प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट कर सकते हो बाय द ग्राफिकल अप्रोच, ठीक है। तो ये दोनों चीजें तो क्लियर है, आपको पहले ही बता रखा हूं मैं। नाउ द क्वेश्चन इज कि करें कैसे। तो याद करिए, जब आपको पता है कि दो तरह के मोमेंटम होते हैं, एक रेडियल और एक एंगुलर, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, रेडियल मोमेंटम अगर आपको कैलकुलेट करना है किसी भी ऑर्बिटल में, रेडियल मोमेंटम यानी कितनी दूरी पर इलेक्ट्रॉन के पास जाने की पॉसिबिलिटी है, तो रेडियल मोमेंटम को कैलकुलेट करना, रेडियल मोमेंटम मतलब बेटा आर जो कि एन और एल पे डिपेंड करता है, तो कैलकुलेट करना है तो इसके लिए फॉर्मूला बहुत सिंपल फॉर्मूला है रेडियल मोमेंटम के लिए, n माइनस एल माइनस वन, दिस इज द रेडियल मोमेंटम फॉर्मूला। अब ये मत भूलना n और l क्या है, ये आपको लास्ट लेक्चर बता दिया। n प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है और l क्या है, एजीमुथल क्वांटम नंबर है, ठीक है। जबकि जो एंगुलर मोमेंटम हमारे पास है, जिसको हम थीटा कॉमा फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, जो m और l दिखाता है, इसका वैल्यू हो गया l, यानी एंगुलर मोमेंटम कंप्लीटली डिपेंड ऑन द l। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि बात अगर एंगुलर मोमेंटम की होगी तो एंगुलर मोमेंटम मतलब एंगुलर मोमेंटम तब इंक्लूड होता है जब वहां पर कोई ना कोई डायमेंशन हो, और डायमेंशन किसका होता है, सबशेल्स का होता है। तो सबशेल्स के वैल्यू l एजीमुथल क्वांटम नंबर सबशेल को डिपेंड करता है, ये डिफाइन कर देगा, ठीक है। इससे हमें आइडिया लग जाएगा कि सबशेल आप कौन सा देख रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आप एंगुलर सिचुएशन देख सकते हो। अब जैसे आप सबशेल S ले लिए, तो S तो सिमेट्रिक शेप होता है, सिमेट्रिक शेप होने का मतलब है कि इसका L का वैल्यू 0 होगा, यानी वहां पर कोई एंगुलर मोमेंटम नहीं हो सकता, मतलब किसी भी एक पर्टिकुलर एंगुलर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन के पास जाने की पॉसिबिलिटी तो नहीं हो सकती। वहां रेडियल हो सकता है कि दूर न्यूक्लियस से दूरी पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी हो सकती है, एंगुलर डिस्टेंस मानी हो सकता है, क्योंकि दिस बॉडी इज कंप्लीटली सिमेट्रिकल अगर S ऑर्बिटल है तो। लेकिन अगर p सबशेल हुआ तो डायमेंशन वाला होता है, तो डायमेंशन होगा तो उसमें एंगुलर मोमेंटम आएगा जो कि L बता देगा, ठीक है। तो ऐसे में अगर इन दोनों को जोड़ दें तो हमारा निकल जाएगा टोटल मोमेंटम, ठीक है भैया। विच इज कॉल्ड n माइनस एल माइनस वन प्लस एल, एल से एल कैंसिल हो गया, कितना आ गया बेटा, एल माइनस, ठीक है। इज इट क्लियर। अब तुम लोगों को इसमें कुछ चीजें मैं बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक से, ताकि ग्राफ बना सको, क्योंकि ग्राफ बनाने का कोई लॉजिक तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, ये हमारा लेक्चर, हमारा चैनल है जो आपको ये सब चीजें बता रहा है। यहां तक क्लियर है ना, ये दोनों चीजें क्लियर हो गई, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन, तब आपको रेडियल मोमेंटम का फॉर्मूला ये क्यों आया, तो ये भी बड़ा आसान चीज है। अगर देखो तो रेडियल यानी दूरी निकाली है ना, तो जो शेल है बेटा, शेल में से किसको माइनस कर दो, सबशेल्स को, क्योंकि सबशेल तो डायमेंशन बताएगा, क्योंकि डायमेंशन तो यहाँ पर है, तो डायमेंशन तो एंगुलर मोमेंटम ले गया। तो रेडियल अगर प्योर केवल डिस्टेंस यानी रेडियल मोमेंट, रेडियल एंगुलर मोमेंटम निकालना है तो आपको डायमेंशन हटाना पड़ेगा। तो एन यानी शेल, शेल क्या मतलब किस दूरी पर जाके, किस शेल में जाके इलेक्ट्रॉन तुम पता करना चाहते हो, तो वो तो एन हो गया, उसमें से डायमेंशन एल को माइनस कर दो। दिस इज द वे टू डिफाइन द पर्टिकुलर फार्मूला। एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन, इसका हालांकि प्रूफ भी है, लेकिन डेरिवेशन हमारे सिलेबस में फिलहाल अभी नहीं है। यहां तक क्लियर है बेटा। अब ध्यान से सुनो, ये जो तीन चीज तुमने देखी है ना, ये जो तुमने चीज ऐसे देखी, एग्जांपल के तौर पे अगर हम मान लो तुमसे बोल दें कि भाई ये 2p नाम का एक ऑर्बिटल है, तो इस 2p नाम के ऑर्बिटल का बताओ एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, 2p नाम के ऑर्बिटल का एंगुलर मोमेंटम कितना होगा, तो भाई कितना होगा, तो ये तो एंगुलर मोमेंटम l पे डिपेंड करता है बेटा। और p के लिए बताओ l की वैल्यू क्या होती है, 1, क्योंकि l p जो होता है वन डायमेंशन होता है, तो n इक्वल टू 1। इसका मतलब ये हो गया कि जब इलेक्ट्रॉन का वेव p ऑर्बिटल में होगा तो अलोंग द वन किसी एक एंगुलर मोमेंटम के रिप्रेजेंटेशन में वहां इलेक्ट्रॉन के पास जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा होगी, आइदर इट विल बी डिफाइंड बाय द थीटा और बाय द फाई। और चूंकि इसे वन डायमेंशन है ये, तो एक ही पर्टिकुलर एक्सिस के अलावा वो एक्सिस बना एंगल बना सकता है ना, या तो थीटा बनाएगा या तो फाई बनाएगा। तो इट इज क्लियर दैट कि अगर p ऑर्बिटल केवल मोनो डायमेंशन यानी वन डायमेंशन होता है तो उसमें एक ही एंगुलर मोमेंटम दिखाई दे सकता है, द वैल्यू इज इक्वल टू 1। अब रेडियल मोमेंटम अगर इसका कोई पूछ ले तो एंगुलर मोमेंटम दोबारा आ गया। अब इसका अगर रेडियल मोमेंटम पूछ ले तो भाई कोई बताओ रेडियल मोमेंटम, तो रेडियल मोमेंटम क्या बताया बेटा मैंने, n माइनस एल माइनस वन। बताओ इसका n कितना है, तो 2 है, तो 2 माइनस एल कितना, 1 माइनस 1, तो कितना आ गया बेटा 0। ओ 0 आने का क्या मतलब हुआ, बताओ इसका रेडियल मोमेंटम 0 आने का क्या मतलब हुआ, तो रेडियल मोमेंटम से 0 आने का मतलब हो गया n माइनस एल माइनस 1, यानी n तो 2 था इसका, ठीक है सर, p की वैल्यू 1 थी, abc ठीक है सर, और -1 का मतलब -1, तो भैया यहाँ पर 0 आ रहा है। तो 0 आने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन एक पर्टिकुलर प्रॉपर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रॉन का वेव जो होगा वो कंप्लीटली 0 होगा। मतलब कुल मिला के यहाँ जो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी वो एंगुलर सिचुएशन पर है, रेडियल सिचुएशन में इसकी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की प्रोबेबिलिटी नहीं है।
मतलब आप किसी फिक्स डिस्टेंस, यानी रेडियल मोमेंटम क्या बता रहा है कि किसी फिक्स डिस्टेंस पर आप इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी पी ऑर्बिटल में कैलकुलेट नहीं कर सकते। इसका मतलब है कि वहां पी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो होता है लगातार लोकोमोट करता रहता है, इसलिए उसका फिक्स डिस्टेंस निकालना पॉसिबल नहीं है, लेकिन उसके एंगुलर पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन के होने की पॉसिबिलिटी है, ये कंफर्म है। समझ में आ गया? दीज आर द थिंग्स। ठीक है, अब इसका यूज हम करेंगे, लेकिन उससे पहले कुछ चीजें हम आपको और बता दें। चलो सर, ये तो क्लियर हो गया। अब देखो ध्यान से, तो रेडियल मोमेंटम बोले या एंगुलर मोमेंटम बोले, आई होप कि अब आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो। लेकिन इसी पॉइंट पे सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि नोड्स क्या होते हैं। ठीक, हालांकि ये भी मैंने लेक्चर नंबर 7 में थोड़ा सा इंट्रो में बता दिया था। नोड्स क्या होते हैं भाई? तो नोड्स कहता है कि एक ऐसा एरिया, यानी एन इमेजिनरी एरिया और स्पेस और पॉइंट around the nucleus where electron probability will be 0। यानी न्यूक्लियस के चारों तरफ का वो एरिया जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा, वो तो ऑर्बिटल हो गया। और जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी पूरी तरह से 0, जहां इलेक्ट्रॉन पाया नहीं जा सकता, वो कहलाता है नोड्स। ठीक है, क्या कहलाता है? नोड्स। अब देखो, चूंकि इलेक्ट्रॉन के बारे में बात हो रही है, तो इलेक्ट्रॉन की आप पोजीशन या लोकेशन की बात कर रहे हो, और इलेक्ट्रॉन की लोकेशन तो दो लोग बताते हैं। कौन कौन बताओ? एक रेडियल और एक कौन सा? एंगुलर। तो बेटा नोड भी आपको दो ही जगह पे दिखाई देंगे, या तो रेडियल डिस्टेंस में नोड दिखाई देंगे या तो एंगुलर डिस्टेंस में नोड दिखाई देंगे। करेक्ट? तो अब इलेक्ट्रॉन चाहे रेडियल डिस्टेंस में किसी पर्टिकुलर डिस्टेंस में देख रहे हो, दैट इज कॉल्ड द रेडियल नोड्स। अगर मान लो आपने न्यूक्लियस से किसी दूरी पर देखा और वहां इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही नहीं मिला, तो रेडियल नोड्स। करेक्ट? और अगर किसी एंगुलर सिचुएशन थीटा फाई एंगल के रिस्पेक्ट में इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को पता कर रहे हो, तो वहां अगर इलेक्ट्रॉन नहीं मिला तो एंगुलर नोड्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन को दिखाने के लिए, यानी शो करने के लिए, वेव के फंक्शन को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रॉन के हमें दो नोड्स की दो मोमेंटम की रिक्वायरमेंट होती है कि भैया इलेक्ट्रॉन जो होता है एंगुलर और रेडियल दोनों मोमेंटम कैरी आउट करता है। तो जब यही दोनों इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को बताने के लिए क्लियर है, तो यानी यही दोनों फिर नोड्स को भी बताएंगे। क्योंकि जहां हम रेडियल मोमेंटम के थ्रू डिस्टेंस में जाके पहुंच के देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन वेव है कि नहीं, वहीं पर कहीं पर कुछ ना कुछ ऐसा एरिया होगा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगा, तो बोल देंगे दैट इज कॉल्ड द रेडियल नोड्स। क्लियर? यानी इस दूरी पर यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 है। ठीक है? और ऐसे अगर एंगुलर वे में देखोगे तो वहां अगर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 मिला तो उसको बोल देंगे एंगुलर नोड। डन यहां तक? तो दीज आर द टू डिफरेंट टाइप ऑफ द नोड्स, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। अब अगर रेडियल नोड्स निकालना है, क्या निकालना है? रेडियल नोड्स निकालना है। तो रेडियल नोड्स निकालने का भी फॉर्मूला क्या है? n माइनस l माइनस 1। और एंगुलर नोड्स निकालने का भी फॉर्मूला क्या है? l। और ये बिल्कुल सही बात है भाई, जब एंगुलर मोमेंटम और रेडियल मोमेंटम के फॉर्मूले सेम है, और यही दोनों वो चीजें हैं जो आपको इलेक्ट्रॉन तक लेके जा रही हैं, तो यही दोनों वो चीजें होंगी जहां पर जब भाई इन दोनों की मदद से जब वहां तुम पहुंच गए जहां इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटी थी, वहां तुम पहुंच गए, तो वहीं पर ना कहीं कुछ ऐसा होगा जहां पर इलेक्ट्रॉन 0 होगा, यही दोनों तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। डन? तो इसीलिए नोड्स के फॉर्मूले भी हमारे सेम हो गए, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स। तो ऐसे में बताओ तो बेटा, अगर इन दोनों को जोड़ दे तो टोटल नोड्स, जैसे कि टोटल मोमेंटम निकाला था, तो टोटल नोड्स कितना आ जाएगा बताओ? तो टोटल नोड्स आ जाएगा n माइनस 1। टोटल नोड्स कैसे निकाला सर आपने? अरे दोनों को जोड़ दिया। सही है? तो भैया सिंपल सी चीज है, रेडियल मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम, रेडियल नोड्स और एंगुलर नोड्स बोथ आर एग्जैक्टली सेम, बिकॉज क्योंकि बोथ आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द इलेक्ट्रॉन पॉसिबिलिटीज अराउंड द न्यूक्लियस। तो अगर हम आपको सच बोले तो रेडियल मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम आपको कैलकुलेट करने के लिए कोई देने वाला है नहीं, लेकिन नोड्स आपको जरूर देने वाला है। ठीक है? तो कंफ्यूज मत होइएगा, बोथ हैव द सेम फॉर्मूला। हालांकि रेडियल मोमेंटम निकालने के लिए इतना आसान नहीं होता कि आप n माइनस l माइनस 1 और n माइनस 1 कर दो। नोट्स निकालना आसान है, मोमेंटम में थोड़ा सा प्रैक्टिकल प्रॉब्लम होता है, तो वो उसके लिए जो फॉर्मूला मैंने बताया उसको कहीं यूज नहीं करना है, क्योंकि वो पूछेगा नहीं, लेकिन नोट्स आपसे पूछ सकता है। ठीक है? तो वो नोट्स भी मैंने निकालना सिखा दिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर ये नोट्स कितनी तरीके से हम दिखा सकते हैं? तो देखो भाई, एक होता है नोडल पॉइंट और एक होता है नोडल प्लेन। यानी these are the only two situations around the nucleus where electron density will be 0। ठीक है? यानी किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 हो सकता है, या किसी एक पर्टिकुलर इमेजिनरी प्लेन पर। और ये बात इन्होंने पहले यूज कर लिया है, इमेजिनरी वर्ड। इमेजिनरी वर्ड इसलिए यूज किया क्योंकि इनको भाई ऑब्वियसली किसी को नहीं पता ना कि इलेक्ट्रॉन की पॉसिबिलिटीज कहां ज्यादा है, कहां कम, कहां 0, कुछ नहीं पता। तो ये इमेजिनरी ही प्लेस हो सकता है जिसको हम केवल विजुअलाइज कर पा रहे हैं। एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन को कैलकुलेट कर पाना संभव नहीं है अगर आप इलेक्ट्रॉन को वेव मान रहे हो तो।
इसीलिए सब नाटक करने पड़ रहे हैं हमें, ठीक है। ओके, नाउ द क्वेश्चन इज कि ठीक है सर, इफ आई वांट टू कैलकुलेट द नोडल पॉइंट एंड नोडल प्लेन देन हाउ कैन वी, लेट्स सी। तो नोट्स क्लियर हो गए ना बेटा? तो हम चाहते तो आपको डायरेक्ट नोट्स बता देते, रेडियल मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम निकालने की कोई जरूरत ही नहीं थी, लेकिन ये बताना जरूरी था कि रेडियल मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम कहीं ना कहीं रेडियल नोट्स और एंगुलर नोट्स को डिफाइन करने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक। ओके, अब देखो नोट्स थोड़ा सा मैं समझा देता हूं। जैसे सपोज करो ये पी का ऑर्बिटल है, थोड़ा शेप के साथ बताता हूं, ध्यान देना। चलो बताओ, आपके पास एक बेटा एस सबशेल है और एस में एक ऑर्बिटल होता है जिसको हम इस तरह से दिखा देते हैं, डन। ये सब पहले से पता है। और इसका शेप मैंने कैसा बता रखा है आपको? स्फेरिकल, इट इज जस्ट लाइक ए स्फेरिकल शेप, ठीक है। अब नोट्स को जरा समझना अच्छे से, ठीक है। सपोज करो ये न्यूक्लियस है बेटा, ये क्या है? न्यूक्लियस, ठीक है। अब हुआ क्या ना, मान लो इस न्यूक्लियस के आसपास इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की प्रोबेबिलिटी ये है। सर क्या ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं? मैं पहले बार बोल चुका हूं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स हैं। ये सब क्या प्रोबेबिलिटी है? यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, यहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, वहां भी हो सकता है, ऐसा कुछ, ठीक है। ध्यान से समझना, डन। अच्छा, इसके बाद अचानक से इलेक्ट्रॉन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी यहां पे बढ़ गई, ये देखो। अचानक से इलेक्ट्रॉन में पाए जाने की प्रोबेबिलिटी बेटा यहां पे बढ़ गई, यू कैन सी, दिख रहा है आपको? तो अब इसका अगर हम बॉडी सरफेस डायग्राम बनाने मतलब इसका एक सरफेस क्रिएट कर दें इस तरह से, ठीक है। एक सरफेस ही क्रिएट हो गया। सरफेस से ये पता चल जाता है कि भाई इसके बाहर नहीं जाना है, इसका भी एक सरफेस क्रिएट कर दिया, हो गया बेटा। अब ध्यान से देखिए, अगर इस न्यूक्लियस से हम चले यहां पे, तो यहां पर तो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, है ना? यानी यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है, ठीक है बेटा। यहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी प्रोबेबिलिटी दिखाई दे रही है, लेकिन हम कुछ दूरी पर गए ना, तो आप गौर करो तो ये जो पूरा डिस्टेंस है, ये जो पूरा डिस्टेंस है, देखो ये पूरा खाली दिखाई दे रहा है आपको? दिख रहा है आपको? देखो तो ये वाला पूरा खाली है ना, देखो तो ये पूरा खाली, जो क्रॉस से दिखा रहा हूं बेटा ये पूरा खाली है ना। यहां पर इलेक्ट्रॉन कहीं पर है? नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। तो बेटा इन्हीं को कहा गया नोड्स। क्या कहा गया इनको? नोड्स, डन। तो यानी कि जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन डेंसिटी प्रोबेबिलिटी, यानी साई स्क्वायर बता देगा या आर स्क्वायर बता देगा बेटा, ठीक है। और जहां इलेक्ट्रॉन बिल्कुल ही नहीं दिखाई दे रहे हमें, दैट इज कॉल्ड नोड्स, डन। एम आई क्लियर? अच्छा, ये जो नोड्स हैं, ये जो नोड्स हैं, इनका न्यूक्लियस के साथ एक फिक्स डिस्टेंस है, यू कैन सी। ये देखो ये सब डिस्टेंस फिक्स है, दिख रहा? तो बेटा ये केवल कौन से नोड्स को रिप्रेजेंट कर सकता है? रेडियल नोड को। अब चूंकि बॉडी पूरा सिमेट्रिक है, क्योंकि एस है, इसका डायमेंशन होता नहीं है, तो अगर ये पूरा सिमेट्रिक है तो यहां पर कोई एंगुलर नहीं होगा, मतलब किसी तरह का एंगुलर चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन ऐसे प्रोपोगेट कर रहा है इसके चारों तरफ, तो एंगुलर डिस्टेंस सबका सेम ही होने वाला है। इसलिए यहां पर आपको एंगुलर कोई नोड नहीं दिखाई देगा, यानी किसी भी पर्टिकुलर एंगल पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी आपको जीरो नहीं दिखाई देगी, सब जगह सिमेट्रिकली होगा जो भी होगा। इसीलिए एस ऑर्बिटल में केवल रेडियल नोड्स होते हैं, एंगुलर नोड्स नहीं होते। आप चाहो तो फॉर्मूला जो मैंने बताया उससे लगा के देख लो, आप बिल्कुल जस्टिफाइड हो जाओगे। क्लियर है? तो इस तरह से नोड्स चेक किए जाते हैं, श्योर? ओके। अब देखो ध्यान से समझना, देखो जैसे मैंने एस का शेप बताया बेटा, तो आपको स्फेरिकल होता है, ऐसा होता है। अब इसी स्फेरिकल शेप यानी जो एस सबशेल है, इसी के अंदर जो दो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, उनकी प्रोबेबिलिटी तमाम तरह की जो मैंने भी आपको बताया, उसी में कहीं नोट्स दिख जाता है, कहीं नोट्स दिख जाता है, कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो, कहीं पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत हाई, ठीक है। ओके, यहां तक क्लियर है ना? और चूंकि इसका डायमेंशन नहीं होता, इसलिए बेटा इसके लिए एल की वैल्यू क्या कर देते हैं? जीरो, क्योंकि एजिमुथल डायमेंशन बता देती है, डायमेंशनलेस। तो डायमेंशन नहीं तो एंगुलर मोमेंटम आने के चांस ही नहीं, तो एंगुलर नोड भी जीरो हो जाएगा। अच्छा, पी के बारे में बात करें तो बेटा पी में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और ये सब पहले से कंफर्म है कि पी में 6 इलेक्ट्रॉन तो 3 ऑर्बिटल होंगे, तो उसमें से एक ऑर्बिटल को नाम दिया गया px, एक को नाम दिया गया py, एक को नाम दिया गया pz। और हुंडे ने कहा था झुंड नहीं बनाना, तो वैसे मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिया। ये सब क्लियर है पहले ही ना कि एक ऑर्बिटल में 2 ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, किसने बताया था? हुंड्स ने। दोनों का स्पीड अपोजिट क्यों होगा, ये भी किसने बताया था? हुंड्स ने। अगर दोनों स्पीड अपोजिट नहीं होंगे तो पाउलिस के एक्सक्लूजन लॉ नहीं लगेगा। सब लास्ट लेक्चर में ये सब पहले चीजें क्लियर हो चुकी है, ठीक है। अब समस्या ये है
कि एस का एक ऑर्बिटल है, तो इस एक ऑर्बिटल को पहचानना आसान है, तो इसको कोई एड्रेस देने की रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन बेटा पी नाम का जो है ना उसके 3 एड्रेस है, क्योंकि 6 इलेक्ट्रॉन है तो 3 ऑर्बिटल की जरूरत पड़ रही है, तो हर ऑर्बिटल को एक एड्रेस देना पड़ेगा ताकि हम उसे पहचान सके कि हाँ भाई तुम्हारा नाम ये है, तुम्हारा नाम वो, तुम्हारा नाम वो। जब मल्टीपल ऑप्शन आते तो नाम देने पड़ते हैं, एक ऑप्शन है तो उसको क्या नाम देना, ठीक है। तो इसको नाम दिया गया बेटा पीएक्स, पीजेड, पीवाई। वाई सर, वाई एक्स वाई जेड, क्योंकि मैंने पहले बता रखा है आप लोगों को पुराने लेक्चर्स में कि पी जो होता है 1 डायमेंशनल होता है। अगर ये 1 डायमेंशनल होगा तो किसी ना किसी एक्सिस के अलॉन्ग ही ना जाएगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को तुमने वेव माना है, तो या तो अलॉन्ग द एक्स जाएगा, या तो अलॉन्ग द वाई जाएगा, या तो अलॉन्ग द जेड जाएगा। तो इसलिए 3 एक्सिस मैंने बना दिए। 4 एक्सिस होता तो 4 बना देते, लेकिन चूंकि ऑर्बिटल 3 है तो चौथे एक्सिस की रिक्वायरमेंट नहीं है। फिर दिमाग में क्वेश्चन, सर आपने पीएक्स के बाद हम लोग तो अल्फाबेट पढ़ा, एक्स के बाद वाई आता, वाई के बाद जेड आता है, लेकिन सर आपने एक्स के बाद जेड लिखा, जेड के बाद वाई लिखा, ऐसा क्यों किया? जेड को बीच में क्यों डाल दिया? इसके पीछे में रीजन है जो आप केमिकल बॉन्डिंग में सीखोगे। हालांकि मैं आपको पहले ही बता दे रहा हूं, ध्यान से सुनिए। देखो बेटा जब भी कोई बॉन्डिंग होती है ना, यू हैव, ये आपके पास इलेक्ट्रॉन वेव के एक्सेस है, ठीक है, 3 एक्सेस है इलेक्ट्रॉन वेव के। तो ये कॉमन सेंस है कि जब भी कोई ऑर्बिटल बॉन्ड बनाता है, कोई भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने की कोशिश करता है, तो पहले तो वो अलोंग द एक्सेस जाता है। पहली चीज ये है, कोई भी बॉन्डिंग जो होती है ना बेटा वो अलोंग द एक्सेस होती है, ठीक है। ये कार्टेशियन प्लेन कहता है, इलेक्ट्रॉन का वेव नेचर भी कहता है। वेव कैसे प्रोपोगेट करेगा? अलोंग द एक्सेस करेगा, किसी न किसी एक्सेस के अलोंग। तो ऐसा कभी नहीं हो सकता कि आपका इलेक्ट्रॉन जेड के अलोंग पहले मूव कर जाए, नहीं। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब बॉन्डिंग करेगा ना, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब भी बॉन्डिंग करेगा, रिमेंबर दैट, ये आज के बाद अपने दिमाग में बसा लो, कोई भी इलेक्ट्रॉन जब भी बॉन्डिंग करेगा तो पहले वो मोनो डायमेंशन यानी अलोंग द एक्स या अलोंग द वाई, इसी को पहले ऑप्शन बनाएगा, तब जेड यानी 3D की तरफ प्रोपोगेट करेगा। और 3D कब बनता है? जब पहले 1D और 2D कंप्लीट होता है तब 3D बनता है। ऐसा नहीं तो कि पहले 3D बनता फिर 2D और 1D होगा, इट इज इम्पॉसिबल। तो इसका मतलब कार्टेशियन प्लेन के लॉ को फॉलो करते हुए अगर हम ध्यान से चले तो पहले हमारा 1D और 2D डायमेंशन पे बॉन्ड बनना चाहिए, तब 3D की हम बात कर सकते हैं, 3D अप्रोच कर सकते हैं। तो इसका मतलब हमको एक्स और वाई को साइड में रखना होगा, क्योंकि कोई भी इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने बेटा या तो इधर से आएगा या तो इधर से आएगा, ऐसे बॉन्ड कभी नहीं बनता, रिमेंबर दैट। तो इसका ये मतलब हो गया कि या तो इलेक्ट्रॉन हमारे अलोंग द एक्स एक्सिस प्रोपोगेट करे या तो वाई करे, तभी बॉन्ड बनेगा। और जब एक्स और वाई बॉन्डिंग पूरी हो जाएगी तभी जेड तक पहुंच सकते हैं। और अगर आपने मालूम है ऐसे कर देते ना कि पीएक्स के बाद पीवाई, पीवाई के बाद पीजेड, तो इसका मतलब है कि अगर इधर से इलेक्ट्रॉन अगर अप्रोच करेगा तो पहले जेड वाला बॉन्ड बना लेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो कार्टेशियन प्लेन के अकॉर्डिंग पहले हम लोग 1 डायमेंशनल, फिर 2 डायमेंशनल, फिर 3 डायमेंशनल बॉन्ड को अप्रोच करते हैं। सो दिस इज द रीजन कि मैंने एक्स और वाई साइड में रख दिया। अगर पहले एक्स बनाना चाहे 1 डायमेंशन में तो वो भी ओके, पहले वाई बनाना चाहे 1 डायमेंशन तो भी ओके, लेकिन जेड पहले बनेगा ये पॉसिबल नहीं है, ठीक है। तो ये सब चीजें बहुत डिटेल में है, ध्यान रखिएगा। तो सर इसके शेप्स कैसे होंगे? तो यार पी का शेप कैसा बताया था? डंबल बताया था ना। तो बेटा पी का शेप डंबल होता है डंबल जैसा शेप ऐसा ही होता है। तो अब इसके 3 ऑर्बिटल्स है, पीएक्स, पीजेड, पीवाई, तो तीनों का शेप कैसा होगा? तो देखो भाई, अगर आप पीएक्स बना रहे हो बेटा तो ये अलोंग द एक्स हो जाएगा, यू कैन सी ये अलोंग द एक्स है। अगर बेटा पीवाई बना रहे हो तो ये आप अलोंग द वाई बनाओगे, यू कैन सी अलोंग द वाई हो गया। और अगर आप पीजेड बना रहे हो तो आप अलोंग द जेड जाओगे। तो ये देखो अगर वाई है और ये अगर आपका एक्स है तो ये जेड हो गया बेटा, तो जेड के अलोंग बना दोगे, ये देखिए। सो दीज आर द 3 शेप्स ऑफ पीएक्स, पीवाई एंड पीजेड। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर, डन। अब यही अगर ये तीनों चीजों को यानी पीएक्स को, पीवाई को, पीजेड को मिला दिया जाए तो एक पी नाम का सबशेल बन जाता है। यानी पी सबशेल के 3 ऑर्बिटल्स होते हैं, जो जीमन इफेक्ट ने बताया था कि पी सबशेल के आप फाइन स्पेक्ट्रम लाइंस में जब मैग्नेटिक फील्ड में पास करा तो 3 लाइन में स्प्लिट कर गया था ये, जिसमें से एक -1, एक 0 और एक +1 था। -1 मतलब जो नीचे की तरफ स्प्लिट किया होगा, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन वेव ऐसे जा रहा है तो कार्टेशियन प्लेन में जो नीचे की तरफ स्प्लिट किया नेगेटिव, जो कार्टेशियन प्लेन में ऊपर की तरफ पॉजिटिव, जो स्प्लिट ही नहीं किया वो 0। ये सब डिटेल पूरा पहले ही बता चुका हूं, ठीक है। सो अगर इन तीनों को एक साथ बना दें तो ये देखो ये अलोंग द वाई बन गया, देखिए पी सबशेल बना दे रहा हूं मैं, ठीक है। ये पी सबशेल हो गया, क्योंकि सबशेल के अंदर ऑर्बिटल होते हैं ना, तो ऑर्बिटल तो 3 है, वो में दिखाई दे रहा है अलग अलग। अब इन्हीं को जोड़ के पी सबशेल बना दे रहा हूं। तो देखो ये अलोंग द एक्स है, ये वाई है और ये जेड है। अगर आप एक साथ बनाते हो तो इट विल बी लाइक दिस, दिख रहा है आपको? पीएक्स और पीवाई हो गया और देन आफ्टर ये देखिए पीजेड, डन बेटा। तो ये पूरा एक पी सबशेल है, और इस पी सबशेल को जब डिफ्लेक्ट करते हैं मैग्नेटिक फील्ड में तो 3 ऑर्बिटल्स हमें अलग अलग दिखा देते हैं, अलग अलग डायमेंशंस में, ठीक है। और चूंकि ये 1 डायमेंशन है तो हर बार में एक एक्सिस ही कवर कर सकता, तो ये कवर कर रहा है, ठीक है। नाउ द क्वेश्चन इज कि सर इसमें जरा आपने बताया था कि 2 तरह के नोडल पॉइंट, एक नोडल पॉइंट, एक नोडल प्लेन, 2 ऐसी जगह हो सकती है जहां इलेक्ट्रॉन के पास जाने की पॉसिबिलिटी 0 है। तो वो क्या क्या हो सकती है? देखो बेटा अगर पी है तो गौर से देखना, ये पॉइंट दिखाई दे रहा है। अगर ये लोब, इसको देखो लोब कहा जाता है, रिमेंबर दैट, ठीक है। जब भी केमिस्ट्री पढ़ोगे इसको लोब कहोगे, इट इज लोब। ये भी लोब और ये भी लोब है। अब देखो ये लोब अगर इतने बड़े हैं
इसका मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी है। बड़ा होने मतलब ये एरिया बता रहा है कि भैया यहाँ पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, ये भी लोग बड़ा है यानी यहाँ भी इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। कि लोग सब बता रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी यहाँ पर ज्यादा है, लेकिन ये अचानक से लोग दोनों मिलकर के छोटे हो गए सर। छोटा होना मतलब ये पॉइंट है, यानी ये बता रहा है कि भैया इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है, तभी दोनों एक दूसरे को वहां पर क्रॉस कर गए, वहां पर कोई भी एक्सटेंशन दिखाई नहीं दे रहा। तो ये काफी बड़े बड़े एरिया है, यानी इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है। और सेंटर वाला बिल्कुल मिक्स हो चुका, वहां पर कोई एरिया दिखाई नहीं दे रहा है, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो ही नहीं सकता। तो बेटा इन्हीं को कहा जाता है नोडल पॉइंट, यानी यहां पर पाए जाने की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पॉसिबिलिटी 0 है। तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी मैक्सिमम कहां पर, या तो यहां या तो यहां। डन। तो जब इलेक्ट्रॉन रोटेट करता है ना पी ऑर्बिटल में, तो खट से कभी इधर कभी उधर कभी उधर कभी उधर कभी इधर कभी उधर ऐसे मूव करता रहता है। और इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, आपको पता है, क्योंकि एक पी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो दोनों इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी कभी इधर कभी इधर कभी इधर कभी इधर होती रहती है। लेकिन इस पॉइंट पर कभी भी इलेक्ट्रॉन देखने को नहीं मिलता, यानी यहां से खट से निकल जाता है, यहाँ डेंसिटी कभी बचती ही नहीं है। इसका मतलब दिस इज नोडल पॉइंट, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 है। तो बताओ एक पी ऑर्बिटल में कितने नोडल पॉइंट हो सकते हैं? तो सर यहाँ भी एक नोडल पॉइंट है, यहाँ भी एक नोडल पॉइंट है, यहाँ भी एक नोडल पॉइंट है, यानी हर पी ऑर्बिटल में एक एक नोडल पॉइंट है जहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 होगी। अब नोडल प्लेन की बात अगर हम करना चाहें, क्योंकि 2 ऐसी जगह जहां इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 होती है, तो पॉइंट तो क्लियर हो गया होगा आपको। अब अगर हम प्लेन की बात करें तो कोई भी इमेजिनरी प्लेन जिसके अलोंग इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 नोडल प्लेन हो जाएगा। तो अब ये बात बताओ, जैसे मान लो px नाम का हमने तुमको ऑर्बिटल लिख के दिया है, तो अलोंग द x में तो इलेक्ट्रॉन पाए जा रहे हैं, क्योंकि यू कैन सी यही ना इलेक्ट्रॉन होगा यार x में। तो अगर x ही में है, अगर अलोंग द x है तुम्हारा ऑर्बिटल, तो y z में तो जा नहीं रहा, तो y कौन से प्लेन में y इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 हो जाएगी? तो ऑब्वियसली px ऑर्बिटल के लिए जो नोडल प्लेन होगा बेटा, नोडल प्लेन क्या होगा बच्चों? yz प्लेन। कौन सा प्लेन बताओ? yz प्लेन, यानी ना तो y के एक्सेस, ना तो y एक्सेस के लोग, ना तो z एक्सेस के लोग, तो जो भी yz का प्लेन होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगी, क्योंकि पूरा इलेक्ट्रॉन अलोंग द x ही जा रहा है। तो बताओ बेटा py का नोडल प्लेन कितना होगा? py का कौन सा नोडल प्लेन होगा? तो बताओ zx प्लेन, यानी zx प्लेन पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0। तो इसका बेटा नोडल प्लेन हो गया zx प्लेन। तो बताओ इसका नोडल प्लेन क्या हो जाएगा? यहां पर इलेक्ट्रॉन पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 कहां होगी? सर इलेक्ट्रॉन तो अलोंग द z जा रहा है, मतलब y प्लेन और x प्लेन में तो है ही नहीं है, xy प्लेन। डन। बड़ा आसान है ये, पॉइंट समझ में आ गया। जो सेंटर पॉइंट है जहां लोब बिल्कुल कट गए हैं, 0 हो चुके हैं, वहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। लोब बड़े हैं मतलब वहां इलेक्ट्रॉन बहुत हाई हो सकता है, डेंसिटी वहां पे पॉसिबिलिटी बहुत हाई है। जहां 0 वहां कट गया तो नोडल पॉइंट। और अगर इलेक्ट्रॉन आपका किसी एक्सेस के अलोंग जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन उसी एक्सेस में होगा। अरे भाई सिंपल है ना, हमने बोला कि एक लड़का है वो अलोंग द एक्स एक्सिस जा रहा है, तो तुम बेवकूफ हो जो अलोंग द वाई और अलोंग द जेड ढूंढोगे, तुम एक्सी में ना जाकर ढूंढोगे उसको, तो वाई जेड में पाई जाने की उसकी पॉसिबिलिटी क्या हो गई? 0 हो गई। दिस इज नोडल प्लेन। आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ठीक है, शेप भी क्लियर हो गया, सब कुछ क्लियर। ओके देखो भाई, तो ये एस वाला सबशेल और पी सबशेल का ऑर्बिटल्स का पूरा ओरिएंटेशन बता दिया, और ये भी बता दिया कि नोडल प्लेन तुम कैसे ढूंढोगे। ठीक है बेटा, तुम नोडल प्लेन कैसे ढूंढोगे, नोडल पॉइंट कैसे ढूंढोगे। अब जैसे मान लो डी ऑर्बिटल, बेटा डी में 10 इलेक्ट्रॉन होते हैं अकॉर्डिंग टू हुंड। एक ऑर्बिटल में अगर 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं तो बेटा 10 इलेक्ट्रॉनों के लिए आपको 5 ऑर्बिटल बनाने पड़ेंगे। तो 1 2 3 4 5, क्योंकि एक ऑर्बिटल में अगर हुंड के अकॉर्डिंग 2 ही इलेक्ट्रॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन के लिए हमको 5 ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होगी। तो मैंने बना दिया। और 10 इलेक्ट्रॉन कैसे बनेंगे? तो हुंड ने कहा था झुंड नहीं बनाना, तो एक एक करके पहले भरेंगे और फिर पेयरिंग कर देंगे। कर दिया। चूंकि सर यहाँ भी बड़े मल्टीपल लोग हैं, हम कैसे पहचानेंगे? ये ऐसा थोड़ी ना बोलेंगे ये वाला ऑर्बिटल वो वाला ऑर्बिटल, नाम देना पड़ेगा क्योंकि बहुत लोग हैं वहां पे। तो नाम दे देते हैं। तो बेटा इसको नाम दिया गया dxy, इसको नाम दिया गया dyz, इसको नाम दिया गया dzx, इसको नाम दिया गया dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, इसको नाम दिया गया dz स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास ऑर्बिटल्स के नाम। क्वेश्चन सर ये ऐसे ही नाम क्यों रखा? क्योंकि गौर करिए ना, जब p वाला ऑर्बिटल 1 डायमेंशन था तो उसका नाम 1 डायमेंशनल था। d वाले में अगर एक साथ 2 एक्सेस आ रहे, इसका मतलब 2 डायमेंशन होगा। अगर एक साथ कोई चीज 2 एक्सेस कवर कर रही है मतलब 2 डायमेंशनल होना चाहिए। और ये बात आपको पहले से ही पता है, क्योंकि मैंने पहले ये सब बता रखा है। डी का शेप कैसा बता दिया है? डबल डंबल, डबल डंबल। ये देखो, तो एक बार में ये 2 एक्सेस को कवर करना है। इसका मतलब इसके लिए जो एजीमुथल क्वांटम नंबर होगा बेटा 2 होगा। और ये बात सही है, 2 आता भी है, सही है ना। और डी सबशेल वाले अगर डी सबशेल में अगर इलेक्ट्रॉन्स हैं, उसका अगर स्पेक्ट्रम फाइन स्पेक्ट्रम लाइन को जीमन इफेक्ट से मैग्नेटिक फील्ड में स्प्लिट कराया गया तो कितनी बार में स्प्लिट होगा? तो बेटा अगर L2 है तो स्प्लिटिंग कितनी निकली थी? -2 से +2, मतलब
-2 -1 0 +1 +2। ये सब पूरा क्लियर है ना, पूरा डिटेल में बता रखा है सब कुछ। ओके सर, तो अब इसके साथ शेप कैसे होंगे, इसमें नोडल पॉइंट कहाँ होगा, नोडल प्लेन कहाँ होगा। तो देखो जैसे dxy बना लो बेटा, तो यहां ध्यान देना जो dxy है वो जो dyz है और जो dzx है। जैसे आपने p वालों को देखा तो p वाले ने बोला कि भैया मैं px हूं तो अलोंग द x है, py बोला तो अलोंग द y, pz बोला तो अलोंग द z। यहां ध्यान रखिएगा जिस एक्सेस के अलोंग बोल रहा है उस एक्सेस के अलोंग यहां पर इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जाते। मैंने मतलब सर मतलब बेटा अगर dxy बोला है ना तो इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी d के लिए y और x में नहीं हो सकती। फिर वो कहां जाएगा, तो dxy बोला है तो x y के साइड वाइज जाएगा, यानी साइड वाइज निकल जाएगा। मतलब अगर बेटा ये y डैश और ये x डैश है तो देखो साइड वाइज कैसे निकल रहा है, ये देखो। चूंकि शेप डबल डबल होता है तो देखो x y की साइड से निकला और यहां पे देखो x y के साइड से निकल गया। तो दिस इज द शेप ऑफ द dxy। सो यू रिमेंबर दैट, ये तीन ऑर्बिटल में खास बात, ये कंफ्यूजन है। px बोला तो अलोंग द x बना दिए, py बोला तो अलोंग द y बना दिए, pz बोला तो अलोंग द z बना दिए। लेकिन यहाँ xy बोल रहा तो हमको x और y के अलोंग नहीं बनाना, x y के साइड बाय साइड निकालना है। ठीक है, ये मैं नहीं कह रहा, ऐसा ऑब्जर्वेशन वेव का निकला है इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो y और x के मिड से निकाल दिए बेटा। ठीक है, और ये डबल डंबल शेप होता है तो दो डंबल आपको दिखाई भी दे रहे होंगे। अब यहां पर कोई बोलते कि सर इसमें कितने नोडल पॉइंट होंगे, तो ऑब्वियस है ना बेटा, ये बताओ तो कैसे बने होंगे। तो डबल डंबल है ना बेटा, तो एक डंबल ऐसा रहा होगा और तो इस डंबल का नोडल पॉइंट एक होगा और एक डंबल इसके ऐसे निकल रहा है तो यहां भी इसका नोडल पॉइंट होगा। तो चूंकि दो डंबल है सर, तो दो डंबल है तो जैसे पी में क्या था, एक डंबल में एक नोडल पॉइंट था ना सेंटर पे, तो यहां तो दो दो डंबल है। तो बताओ अगर दो दो डंबल होंगे तो क्या होगा बताओ, इस वाले डंबल का नोडल पॉइंट ये और बेटा इस वाले डंबल का नोडल पॉइंट ये, यानी सर यहां पर दो दो नोडल पॉइंट है। करेक्ट, तो यानी कि ये डी ऑर्बिटल में अगर कोई पूछ ले कि कितने नोडल पॉइंट होते हैं, नोडल पॉइंट मतलब उस पॉइंट जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 बेटा, तो नोडल पॉइंट कितने हो गए, 2 हो गए। ठीक है, क्योंकि भाई यहां इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हाई है, यहां भी इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी हाई, क्योंकि देखो लोब काफी बड़े बड़े बने हुए हैं। तो ये लोब बता रहा है कि इलेक्ट्रॉन बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ है। मैंने बोला था ना कि जब इलेक्ट्रॉन को वेव मान लेते हैं तो उसके लिए हमको एक सरफेस एरिया बनाना पड़ेगा जहां पर इलेक्ट्रॉन की पाए जाने की पॉसिबिलिटी हम ढूंढ सके। और जहां पर ये अचानक से सेंट्राइज हो जाते हैं मतलब वहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो ही नहीं सकता। तो चूंकि दो डंबल है तो इस वाले डंबल का एक नोडल पॉइंट और इस वाले डंबल का एक नोडल पॉइंट 2 हो गए। ठीक है, तो p ऑर्बिटल में एक डंबल था तो एक नोडल पॉइंट, d वाले में दो डंबल है तो दो नोडल पॉइंट, यानी यहां दो ऐसे पॉइंट्स होंगे जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगा। ठीक है बेटा, अच्छा इसके अलावा नोडल प्लेन कितने होंगे इसमें, यानी वो कौन कौन से प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0 है। तो अब तुम खुद भी बता सकते हो। देखो भाई y और x के साइड वाइज में तो इलेक्ट्रॉन पाया जा रहा है, देखो यानी इस वाले प्लेन पे पाया जा रहा है, इस वाले प्लेन पे पाया जा रहा है। ये कौन सा प्लेन होता है बताओ, y x का ये वाला कौन सा प्लेन होता है, तो सर ये z होता है। यू कैन सी नाउ, ये z होता है। तो यानी कि यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटीज कहां कहां नहीं हो सकती। तो सर अलोंग द z तो है, लेकिन अलोंग द x और अलोंग द y नहीं है। इसका नोडल प्लेन क्या हो गया, अलोंग द x और अलोंग द y, इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगा। तो इसके दो कितने नोडल प्लेन होंगे, इसके नोडल प्लेन भी 2 ही होंगे। सही है, कैसे, एक इस वाले x और y के मिड से निकल रहा है तो इसका एक नोडल प्लेन बेटा, जैसे मान लो ये वाला दिख रहा है, ये वाला, तो इसको तुमने ऐसे बना रखा है ना, ये देखो ये बना रखा है, तो इसका एक परपेंडिकुलर नोडल प्लेन बेटा ऐसा होगा ना, ये देखो इमेजिनरी प्लेन निकाल दिया यहां से, ये वो प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाई बने। देखो ये पॉइंट हो गया नोडल पॉइंट, यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, और ये जो प्लेन तुमने बनाया दैट इज इमेजिनरी प्लेन जहां इलेक्ट्रॉन के पाई जाने की पॉसिबिलिटी 0। डन, समझ में आ रहा है। तो ये बात ध्यान रखिएगा। तो जैसे अब ये वाला अगर बना लेते हो, ये वाला ऐसा बना हुआ है, एक नोडल पॉइंट इसका हो गया बेटा, और इसमें भी इमेजिनरी प्लेन ऐसा कुछ होगा, ये देखो जहां इलेक्ट्रॉन के पाई जाने की डेंसिटी 0। तो यानी कि इसमें दो डंबल है तो दो नोडल प्लेन होंगे। पी में देखो एक डंबल था तो एक नोडल पॉइंट एक नोडल प्लेन था, तो यहां पर क्या बेटा, दो डंबल से बन रहा है डी ऑर्बिटल, तो दो नोडल पॉइंट दो नोडल प्लेन होंगे। ठीक है, सो रिमेंबर दैट, बहुत ही आसान तरीके से इसका अगर कार्टेशियन प्लेन का नॉलेज अगर है तो आप आराम से आंसर दे सकते हो। और ये बच्चे याद रखना, नीट के लिए हो चाहे जेई के लिए हो, ये सब इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अब आपको पता है एम्स का पेपर होता नहीं है, तो पेपर नीट का थोड़ा सा लेवल बना दिया उन्होंने, और एम्स के पेपर में ये सब आया करता था, तो यानी नीट में भी आ सकता है, रिमेंबर दैट। तो ये आप ऐसे देखा करो कार्टेशियन प्लेन, देखो बेटा ये एक्स और ये वाई और ये जेड है। ठीक है, करेक्ट। अब आपका जो dx y का शेप है बेटा, वो x और y के मिड से जा रहा है, यानी ऐसे जाएगा और यहां से जाएगा, है ना। तो इधर वाले प्लेन यानी z वाले प्लेन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाए जाने की पॉसिबिलिटी क्या हो गई, 0। तो ना तो बेटा आपका इलेक्ट्रॉन x z y प्लेन में पाया जाएगा, ना तो x z प्लेन में पाया जाएगा। ठीक है,
तो यानी कि इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी कहां कहां है और कहां कहां नहीं है, जब तक आपको शेप का नॉलेज नहीं होगा आप नहीं बता सकते। तो दिस इज द वे टू डिफाइन द नोडल प्लेन्स। और जल्दी याद करना है तो दो डम्बल है तो दो नोडल पॉइंट, दो नोडल प्लेन, एक डम्बल है तो एक नोडल पॉइंट, एक नोडल प्लेन, ठीक है। हाँ, एग्जाम में फंसा आपको ऐसे देगा कि नंबर ऑफ नोडल प्लेन या नंबर ऑफ नोडल पॉइंट नहीं पूछेगा, क्या पूछेगा, बताओ अगर ये वाला dxy ऑर्बिटल है इसमें कौन कौन से प्लेन है जहां इलेक्ट्रॉन नहीं पाए जा सकते, यानी नोडल प्लेन की नाम बता दो। तो ये y और x प्लेन है, तो y और x प्लेन के मिड से निकल रहा है, ये भी y और x प्लेन है उसके मिड से निकल रहा है, ये भी y x प्लेन है उसके मिड से निकल रहा है, और ये भी y x प्लेन है इसके मिड से निकल रहा है। तो जो z प्लेन इसके परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि z तो 3D होगा तो z तो परपेंडिकुलर होगा बेटा, तो ना तो zx प्लेन में है ना तो zy प्लेन में, तो yz और zx ये दोनों ऐसे प्लेन है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी 0। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, तो dxy का शेप क्लियर हो गया, और इन तीनों में आपको मैंने बता दिया, इससे आइडिया लग गया होगा बाकी लोगों का भी। क्या लग गया आइडिया बताओ कि भाई dxy बोल रहा है तो उस प्लेन उस एक्सेस पे नहीं जाना है, तो dyz बोलेगा तो हमको उस एक्सेस पे भी नहीं जाना है। तो मान लो बेटा ये y और ये मान लो x और ये z है, क्या बोला है, ये z और ये y क्या बोला है, yz बोला है, तो हमको yz के अलाउंग नहीं जाना, yz के साइड वाइज जाना है। ठीक है, जो एक्सेस बोलेगा उसके साइड वाइज निकालना, उसके मिड से निकालना है। तो जैसे yz बोला तो बेटा yz है तो यहां से निकलेगा yz के मिड से, ये देखो yz के मिड से निकलेगा ओनली yz प्लेन, बाकी प्लेन में यानी yx प्लेन में xz प्लेन में इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो नोडल प्लेन हो जाएगा। ठीक है, लेकिन सर ये तो डम्बल होता है और हमको अगर yz से ही निकालना है तो डम्बल है, तो डम्बल है तो सर एक ही आपको डम्बल, एक ही डम्बल दिखाई दे रहा है, दो डम्बल कैसे बनाएंगे, तो एक इसके पीछे से निकाल देंगे। ये देखिए यहां पर दो डम्बल है बेटा, एक डम्बल आपको आगे की तरफ दिखेगा तो एक डम्बल आपको पीछे की तरफ दिखेगा। ये वैसा ही समझ लो, जैसे सपोज करो कि चार गुब्बारे लो, चार गुब्बारे ऐसे बना लो, ये देखो ये एक गुब्बारा, ये दूसरा गुब्बारा, ये तीसरा गुब्बारा, ये चौथा गुब्बारा, ऐसे फुला लो। अब इस गुब्बारे को ना जब तुम ऐसे परपेंडिकुलर रखोगे तो खाली तुम्हें दो ही गुब्बारे दिखाई देंगे, जो दो गुब्बारे पीछे वाले को दिखाई नहीं देंगे, यही ना होगा, विजुलाइज कर पा रहे हो। तो बस यहाँ पर वही चीज है बेटा, ये जो दो डम्बल आपको दिखाई दे रहे हैं तो इसमें एक डम्बल जो डार्क वाला है वो आपको फ्रंट में दिखाई दे रहा होगा, और डॉट वाला उसके कहां होगा, पीछे, लेकिन होगा yz प्लेन में ही। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी बेटा 0 है, क्योंकि यहां भी दो डम्बल है तो दो नोडल पॉइंट होंगे। नोडल पॉइंट्स कितने होंगे बताओ बेटा, दो। और नोडल प्लेन तो यहाँ क्लियर दिखाई दे रहा है कि सर ये x और ये x जैसा, देखो ना सर एक्स वाई प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है सर। ठीक है बेटा, z और x वाले प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 है सर। तो यही दो प्लेन है सर जहां पर देखो zx या zx बात तो एक ही पड़ी, और yz बेटा बात एक ही पड़ी। देख रहे हो यहाँ पे x y प्लेन यहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, yz प्लेन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0। इसके दो नोडल प्लेन आपको दिखाई दे रहे हैं, yz और एक zx दिखाई दे रहा है बेटा, yx और एक zx। तो zx और yx ये दो ऐसे प्लेन है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी होती है, दो नोडल प्लेन फिर से आ गए। तो अगर आपको कोई नाम लेके बुलाने के लिए बोले कि भाई कौन सा नोडल प्लेन है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0 होगा, तो डायग्राम बना के आराम से बता दो कहां इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, तो यहां इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा। यही वो दो प्लेन है बेटा जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, बाकी yz प्लेन भी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अवेलेबल है। डन। और डायरेक्ट बोलते कि नंबर ऑफ नोडल प्लेन बताओ, तो दो डम्बल है तो दो नोडल प्लेन, और दो डम्बल है तो दो नोडल पॉइंट। ठीक है, बस ये ध्यान रखना dxy dy और dzx इनमें जिस एक्सेस की बात करता है उस एक्सेस के अलोंग इलेक्ट्रॉन नहीं जाता है। ठीक है, तो मतलब अब dzx से क्या होगा तो तुम्हें आइडिया लग गया होगा यार, बनाओ। ये y है बेटा, ये x और ये क्या है z डैश, ये y डैश है बेटा, ये x डैश है। ठीक है, क्या बोला है dzx, तो zx के अलोंग नहीं जाएगा, zx के मिड से जाएगा, यानी साइड वाइज zx के मिड से निकाल दिया बेटा, ये देखो a zx, एक डंबल बन गया सर। अब इसी में दूसरा डंबल भी बनाना है तो क्या करें, मजबूरी है तो पीछे की तरफ दिखा देंगे, दिख रहा बेटा। तो दो गुब्बारे आगे की तरफ होंगे, दो गुब्बारे पीछे की तरफ होंगे। इज इट क्लियर? अब ये मुझे बताओ यहाँ पे नोडल प्लेन कहां है, तो दो डंबल है तो यहीं पे दो नोडल पॉइंट होंगे, तो सर नोडल पॉइंट तो यहाँ दो आगे, फिर से नोडल प्लेन बता दो बेटा। एक्स और वाई प्लेन पे तो इलेक्ट्रॉन नहीं है, एक्स और वाई प्लेन पे इलेक्ट्रॉन नहीं है, और जेड और वाई प्लेन पे भी नहीं है, जेड और वाई प्लेन पे नहीं, दो प्लेन बेटा एक्स वाई एंड जेड वाई, ये जो दो प्लेन है यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी 0, यू कैन सी नाउ। डन, मजा आ गया? ठीक, तो नोडल प्लेन नोडल पॉइंट हम निकाल सकते हैं बड़ी आराम से, अगर हमको डायग्राम का नॉलेज है तो ये डायग्राम क्यों पढ़ाया जाता है आपको समझ में आ गया कि भैया इलेक्ट्रॉन कहां है कहां नहीं है पता तो कर ले। और ये जो लोब ऐसे बनाते हैं ना, ऐसे फूल की तरह लोब जो बनाते हैं, तो लोब क्या है, एक सरफेस डायग्राम है जहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी को ज्यादा माना गया है, और उसको किसने बताया होगा, साई स्क्वायर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी निकाल के। ठीक है, और उसके लिए क्या करना होगा, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करना पड़ेगा, जो कि हमारे सिलेबस से बहुत दूर है। अच्छा सर, तो बाकी जो dx पर dz से इसका क्या है, तो बेटा देखो यहाँ पे यही वो दो d ऑर्बिटल्स हैं
जो जैसा बोलते हैं वैसा करते हैं। मतलब इन्होंने जैसा बोला वैसा नहीं किया, dxy डिवाइड dz x, इन्होंने वैसा नहीं किया। ये क्या कह रहे हैं कि इन्होंने dxy बोला तो xy के अलाउंग नहीं गए, xy के मिड से निकल गए। dz x बोला dyz बोला तो yz के अलाउंग नहीं गए, yz के मिड से निकल गए। dz x बोला तो dz x के अलाउंग नहीं गए, dz x के मिड से निकल गए। तो अब आप मुझे बताओ बॉन्डिंग हमेशा कैसे होती है बेटा? अलोंग द एक्सेस होती है ना, लेकिन ये क्या तीनों अलोंग द एक्सेस है? नहीं है। इसीलिए याद रखिएगा इनकी बॉन्डिंग कैपेसिटी, बॉन्डिंग टेंडेंसी विल बी लेस। यानी ये जो डी के ऑर्बिटल्स है, हमने आपको पहले बता दी कि बॉन्डिंग हमेशा कोशिश ये रहनी चाहिए कि अलोंग द एक्सेस ही होती है। ये केमिकल बॉन्डिंग में प्रूफ करूंगा। तो बॉन्डिंग जनरली बेटा अलोंग द एक्सेस होती है। px py pz अपने अपने अलोंग द एक्सेस है तो वो बॉन्डिंग कर सकते हैं। dxy dy dz x इन्होंने जिन एक्सेस को बोला उसके अलोंग नहीं जा रहा, उसके मिड से जा रहा है, मतलब ये अलोंग द एक्सेस नहीं जा रहा, तो इनमें बॉन्डिंग पॉसिबिलिटीज नेग्लिजिबल। तो इसलिए याद रखिएगा ज्यादातर डी ऑर्बिटल, ये जो तीन डी ऑर्बिटल है बॉन्ड बनाने से हिचकते हैं, बॉन्ड नहीं बनाते हैं। और आपको पता है ना, जो लोग बॉन्ड नहीं बनाते हैं वो कभी एक्साइटेड एनर्जी, उनके पास एनर्जी मैक्सिमम नहीं हो सकती, इसलिए उनको कहा जाता है ग्राउंड स्टेट ऑर्बिटल्स। ठीक है बेटा, मतलब बहुत डिटेल में बता दे रहा हूं आपको यार, बिल्कुल टेंशन ही नहीं है। और ग्राउंड स्टेट को बेटा किससे शो करते हैं? T2G। ये देखो, तो दीज ऑर्बिटल्स आर नोन एज T2G ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये अभी आप यहाँ सीख रहे हो ना, इसको पता क्या सीखना है? केमिकल बॉन्डिंग और कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में, मतलब बहुत दूर तक चलेगा ये। तो यही इसीलिए मैं आपको डिटेल में सब कुछ बता दे रहा हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो ये तीनों बॉन्ड क्यों नहीं बनाते, कोई पूछेगा तो क्या बताओगे? क्योंकि ये अलोंग द एक्सेस नहीं होते हैं, और अलोंग द एक्सेस ही बॉन्डिंग होने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, बॉन्डिंग टेंडेंसी अगर इनकी लेस है तो ये ग्राउंड स्टेट में, क्योंकि जो बॉन्ड नहीं बनाते अपनी एनर्जी एक्साइट नहीं करते, क्योंकि बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन को अपनी एनर्जी को एक्साइट करना पड़ता है, क्योंकि हायर एनर्जी में होंगे तभी बॉन्ड बना सकते हैं। ग्राउंड स्टेट का आदमी बॉन्ड नहीं बना सकता। बस समझ में? ये वही वाली बात हो गई कि मैं हूं, ठीक है, मेरे अंदर एनर्जी नहीं, मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, मैं किसी से मिलना जुलना नहीं चाहता, तो अब क्या बोलोगे? यार क्या यार तुम कैसे दिन में बैठे रहते हो, तुम्हारी एनर्जी कितनी लेस है, कितना एनर्जी डाउन है तुम्हारा यार, नेगेटिव आदमी हो। तो ग्राउंड स्टेट। और एक आदमी होता है जो सबसे मिलता जुलता रहता है, सबसे बातचीत करता रहता है, वो क्या है? एक्साइटेड। तो उसके अंदर एनर्जी हाई है। दैट्स अ सिंपल थिंग टू डिफाइन द इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिटल। आई होप इट इज क्लियर। ठीक है, ठीक। लेकिन dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर dz स्क्वायर बॉन्ड बना लेते हैं, यानी ये दोनों अगर बताओ होंगे तो कौन से होंगे? एक्साइटेड के ग्राउंड होंगे बेटा, एक्साइटेड स्टेट ऑर्बिटल्स। ज्यादातर केस में यही लोग एक्साइटेड ऑर्बिटल होते हैं, और इनको बेटा शो करेंगे Eg से। अब आप मुझे बताओ, आपको बताने की जरूरत है क्या कि एक्साइटेड क्यों होंगे? क्योंकि बॉन्ड जल्दी बनाते होंगे सर। अच्छा, तो बॉन्ड क्यों बनाते होंगे? क्योंकि रूल है कि बॉन्ड बनाने के लिए अलोंग द एक्सेस जाना होगा, जिसका मतलब है कि इनका जो शेप होगा वो अलोंग द एक्सेस ही होगा, एंड दैट्स द रीजन। ठीक है, इसीलिए एक्साइटेड होते हैं। तो चलो भाई बनाते हैं। तो dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर का शेप कैसा होता है सर? ये देखो, ये y है और ये x है बेटा। x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर, तो a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, a माइनस b a प्लस b, मतलब एक एक्सिस उसका नेगेटिव और एक एक्सिस पॉजिटिव, मतलब एक ही लोब में ये देखो अलोंग द y चला गया और अलोंग द x चला गया, चला गया बेटा। दो डबल लोब आ गया, दो डबल, क्योंकि d का तो डबल डबल होता ही, तो बना दिया मैंने। अब इसमें देखो ना, ये प्लस और ये माइनस है, ये वाला प्लस है, ये वाला माइनस है, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, ये वाला प्लस, ये वाला माइनस, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन के। So यानी this orbital can be defined to itself with the two different part, one the positive zone and the one is the negative zone। कई लोग सोचते हैं कि सर ये चार्ज है, नो बेटा, इट इज नॉट अ चार्ज, इट इज अ वेव फेज। ये वेव का फेज होता है, पॉजिटिव फेज, नेगेटिव फेज। बता चुका हूं ना वेव का फेज पहले लेक्चर में। जैसे ये है, ये प्लस फेज, ये नेगेटिव फेज है बेटा। इट इज नॉट अ चार्ज, पॉजिटिव फेज एंड नेगेटिव फेज। ठीक है, इज इट क्लियर? तो यानी इसके जो इलेक्ट्रॉन्स वेव होते हैं ना, इसमें इलेक्ट्रॉन ऐसे चलते होंगे, देखो ये लेंगे पॉजिटिव और एक लेता होगा नेगेटिव। तो ये वाला वेव का इलेक्ट्रॉन का वेव पॉजिटिव फेज और ये वाला नेगेटिव फेज है। यहाँ भी देखो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक पॉजिटिव फेज ले लिया बेटा, एक नेगेटिव फेज ले लिया। यहाँ भी देखो बेटा पॉजिटिव और एक नेगेटिव, यहाँ भी देखो बेटा पॉजिटिव और एक नेगेटिव। दिस इज द वे टू डिफाइन द इलेक्ट्रॉन वेव अराउंड द न्यूक्लियस ऑफ फॉर dx स्क्वायर माइनस y स्क्वायर। डन? इज इट क्लियर? पक्का है ना? चलो, और यहाँ किस प्लेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं होगा तुम तो जनरेटर प्लेन निकाल लोगे यार। ठीक है, और आप देख सकते हो ये अलोंग द x जा रहा है, यू कैन सी नाउ, ये अलोंग द x और ये अलोंग द y। तो अलोंग द x अलोंग द y, तो अलोंग द एक्सिस में तो बॉन्डिंग बहुत आसानी से हो जाती है। दिस इज द रीजन कि dx और माइनस y पे क्यों बॉन्ड बना लेते हैं। ठीक है, नाउ व्हाट अबाउट द dz स्क्वायर बेटा? प्लीज रिमेंबर दैट पॉजिटिव नेगेटिव को चार्ज में समझिएगा, इट इज फेज, वेव फेज। ठीक है, मैं लिख देता हूं यहाँ पे, पॉजिटिव क्या बताता है? वेव फेज पॉजिटिव, और नेगेटिव साइन क्या बताता है? वेव फेज नेगेटिव, यानी नीचे की तरफ। ठीक है, रिमेंबर दैट इट इज नॉट अ चार्ज। कई लोग इसको चार्ज मान लेते हैं। dz स्क्वायर क्या है सर? तो जो बोला मैंने बोला ना, ये अलोंग द एक्सिस, जो बोल रहे हैं वही करेंगे, क्योंकि ये दोनों एक्साइटेड है, तो एक्साइटेड तभी होंगे जब बॉन्ड बनाएंगे, बॉन्ड तभी बनाएंगे जब अलोंग द एक्सिस होंगे। तो dz स्क्वायर बोला बेटा, तो देखो तो ये y है, ये x है और ये z है। अब z के अलोंग जाना है। अब dz स्क्वायर यानी z में 2 टाइम,
है ना। ये देखो बेटा एक एक्स बना लिया ऐसे, एक अराउंड द जेड हो गया। अब इसी के ऊपर दूसरा वाला जेड, ये दोनों जेड एक दूसरे पर ओवरलैप कर रहे होते हैं, इसीलिए डोनट शेप बन जाता है। तो ये इसके दो एक्सेस हो गए। ये देखो मतलब इसमें से एक जो एक जो मतलब कि जेड के अलावा जो डबल डबल जा रहा है वो अपना रोटेट कर रहा है एक्सेस पे, और जो दूसरा वाला जो उसके ऊपर ओवरलैप कर रहा है वो ऐसे। देखो ये ऐसे होते हैं एक्चुअली, देखो बता देता हूं, ये कुछ ऐसे होते हैं इस तरह से। तो ये ऐसे ऐसे रोटेट करते हैं, एक क्लॉकवाइज और एक एंटी क्लॉकवाइज ऐसे रोटेट करते हैं। तो अगर ये क्लॉकवाइज रोटेट करो तो इसका अपना एक अलोंग द सर्कल होगा एक्सेस, और ये अगर रोटेट करो तो इसका अपना अलोंग द सर्कल होगा एक्सेस, इसलिए बोथ आर ओवरलैप विद ईच अदर। ठीक है ना, रिमेंबर दैट। ओके, सो दिस इज इसलिए शेप डोनट जैसा हो गया। सो नाउ वी हैव द 5 डिफरेंट टाइप ऑफ द ऑर्बिटल्स। क्लियर है यहां तक? पता तुमको पहले चाइनीज लैंग्वेज में इन ऑर्बिटल्स को नाम रखा गया था। चाइनीज लैंग्वेज में इसका नाम रखा गया था बेबी सूदर, इसका नहीं बेबी स्कूटर, और इसका नाम बेबी सूदर था, याद रखना। चाइनीज लैंग्वेज में इसका नाम था बेबी सूदर, इसका नाम था बेबी स्कूटर। क्लियर? बेबी स्कूटर, बेबी सूदर, बेबी स्कूटर, बेबी सूदर, बेबी स्कूटर, बेबी सूदर। डन बेटा? तो कह लो चाइनीज लैंग्वेज छोड़ो यार, चाइना का मान तो हम लोग इसे यूज नहीं करेंगे। ठीक, so I hope everything is clear to all of you. Done. So this is the thing, how to define electron density around the nucleus in a different type of the orbitals. ठीक है, अब आप इमेजिन करो कि न्यूक्लियस से चारों तरफ हम जब जाते हैं तो s ऑर्बिटल मिलेगा, तो उसमें इलेक्ट्रॉन सिमेट्रिकली घूम रहे होंगे वेव के फॉर्म में। p में जाएंगे तो अलोंग द x मिल सकता है, या अलोंग द y मिल सकता है, या अलोंग द z मिल सकता है। d में जाएंगे तो अलोंग द x अलोंग द y के मतलब dxy फॉर्म में, dyz फॉर्म में, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन अलग अलग डायमेंशन में मिलते हैं हमको। मतलब एक तरीके से पूरे यूनिवर्स का नजारा है ना, कि मतलब ऊपर अगर चले गए स्पेस में तो वहां पर कैसे प्लैनेट घूम रहे हैं, क्या क्या चीजें हो रही है, नेबुला कहां घूम रहा है, व्हाइट ड्वार्फ कहां पर है, ये सब चीजें कहां कहां कैसे कैसे अलग अलग शेप में होती है। ये लाइक दैट सेम वे एटम के अंदर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन आपको इस तरह से घूमते दिखाई देगा वेव के फॉर्म में। ये तो फिर भी मैंने बॉडी सरफेस डायग्राम बना रखा है, दीस आर कॉल्ड बॉडी सरफेस डायग्राम। इलेक्ट्रॉन का वेव तो ऐसे होगा ना यार, ये देख रहे हो आप, ये तो बॉडी सरफेस डायग्राम बना दिया था कि आपको एक शेप का अंदाजा लग जाए। नहीं तो ये एक्चुअली कोई शेप थोड़ी ना है, तो इलेक्ट्रॉन का वेव इधर उधर प्रोपोगेट कर रहा है ऐसे रैंडमली। ठीक, सो दिस इज द शेप। अब कहोगे सर एफ का बना दो, एफ 3D होता है, वो हमारे सिलेबस से दूर कर दिया गया। तो देखो यार, जो सिलेबस में उसको पढ़ा के टाइम पास करके मैं अपना टैलेंट आपको शो नहीं करना चाहता। मेरा मेन मोटो है कि आपका सिलेक्शन, और मैं चाहता हूं कि सिलेक्शन एक ही शर्त पे हो सकता है जब आपको चैप्टर में वो हर चीज कवर कर ली जाए जो आपके एग्जाम का डिमांड होता है। रिमेंबर दैट। ठीक है, हालांकि एफ का शेप बनाना भी बहुत बड़ी चीज नहीं है, एफ का शेप भी आप बना सकते हो, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है एफ का शेप को बनाने को। करना कुछ नहीं है, केला खरीदो, ठीक है, केला खरीदो, बीच से पकड़ लो, ऊपर से उसके 3 लेयर के छिलके काटो, और फिर केला को पलट दो, फिर नीचे वाले से 3 लेयर के छिलके काटो, ताकि पूरा छिलका निकलना नहीं, पर ध्यान रखना, समझ लो ना। मतलब केला काटना है ऐसे, ये मान लो केला है तुम्हारा, ये केला हो गया। अब इसका एक लेयर ऐसे करके गिर गया, एक लेयर ऐसे करके गिर गया, और एक लेयर ऐसे करके गिर गया। ऐसे नीचे से भी एक लेयर ऐसे करके गिर गया, एक लेयर ऐसे करके गिर गया, एक लेयर ऐसे करके गिर गया। ठीक है, अब इन तीनों लेयर को मिला दोगे ना तो एफ ऑर्बिटल का शेप आ जाता है। ठीक है, तो एक बढ़िया सा केला खरीदो बड़ा टाइप का, बीच में पकड़ के ऊपर से 3 लेयर छिलो, फिर नीचे से 3 लेयर छिलो, तीनों को ऐसे करके हॉरिजॉन्टल रख दो, तीनों लेयर ऐसे दिखाई देंगे, जो शेप होगा एफ ऑर्बिटल का होगा। खैर वो सब सिलेबस में नहीं छोड़ो। सो नाउ एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, कैसे इलेक्ट्रॉन का वेव कैसे दिखाई देते हैं, प्रोपोगेट कैसे होते हैं। ठीक है, अब सर आपने बोला था कि इसके लिए हम ग्राफिकल फिनोमेना करेंगे, ग्राफिकल अप्रोच करेंगे, कैसे करते हैं आओ बताते हैं। देखो बेटा, होता क्या है कि अगर आपको इलेक्ट्रॉन का अप्रोच करना वेव के फॉर्म में तो कैसे करोगे। तो मान लो तुमको बोल दिया कि भाई ग्राफ बनाओ आर वर्सेस आर, या इसी को बोल सकता है साइन वर्सेस आर, क्योंकि आपको तो पता ना आर साइन को रिप्रेजेंट करता है, और ये आर तो है न्यूक्लियस से डिस्टेंस एंड दिस इज रेडियस। ठीक है, ये ग्राफ दे दिया, मतलब कोई भी ऑर्बिटल के लिए बोलेगा कि आर वर्सेस आर का ग्राफ बनाओ, मतलब आर क्या बताएगा न्यूक्लियस से दूरी, और कैपिटल आर या साइन क्या बताएगा कि भाई न्यूक्लियस से कितनी दूरी जाने पर तुम्हें इलेक्ट्रॉन का वेव दिखाई दिया। समझ में आ गया? तो कितनी दूरी जाने पर दिखाई दिया, तो सर कौन कौन से ऑर्बिटल के ग्राफ पूछेगा ये। देखो भाई ऐसा है, आईटी एडवांस क्या कहता है, आईटी एडवांस कहता है कि 1s 2s 2p और 3s, यही वो ऑर्बिटल्स है जिनके ग्राफ को आपसे पूछ सकता है, जिसका अप्रोच आपसे करवा सकता है। इसके अलावा सिलेबस में कुछ नहीं है। ठीक है, बनाने को बना दो, मैं ट्रिक दे दूंगा, तुम किसी का ही बना लो, लेकिन अप्रोच क्यों तुमको करना है, क्योंकि सिलेबस आपका ये डिमांड करता है। ठीक है,
नाउ लेट्स सी, अगर ये करना है तो कैसे करेंगे। नीट वाला भी ध्यान देना, उनके क्वेश्चन में भी एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। तो पहले तो ट्रिक समझ लो। दूसरा ग्राफ किसमें पूछ सकता है, आर स्क्वायर वर्सेस आर और साइन स्क्वायर वर्सेस आर। ठीक है बेटा। सर ये आर क्या है, तो फिर वही बता रेडियस है यार। लेकिन सर साइन स्क्वायर क्या है, आर या साइन स्क्वायर दोनों सेम ही होते हैं। तो ये क्या है बेटा, इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी। इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी डेंसिटी, ये बात तो पहले से बताया तुम लोग को। मतलब ये क्या पूछ रहा है ग्राफ, ये कह रहा है भैया न्यूक्लियस से तुम आर दूरी पे गए, न्यूक्लियस से तुम आर रेडियस पे गए, तो तुम्हें इलेक्ट्रॉन का वेव दिखाई दिया। अब जो इलेक्ट्रॉन को तुम्हें वेव दिखाई दिया, वहां इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कितनी है, ये साइंस कर बताएगा इलेक्ट्रॉन पर यूनिट डेंसिटी कितनी, क्योंकि साइंस का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को जस्टिफाई करता है। और तीसरा ग्राफ आ सकता है 4 पाई आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर वर्सेस आर, या फिर दोनों एक ही चीज है, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साइन स्क्वायर वर्सेस आर। ये क्या है सर, आर आर तो बेटा रेडियस ही होगा, न्यूक्लियस से तुम किसी दूरी पर गए, न्यूक्लियस से तुम किसी दूरी पर गए, और ये क्या बताता है बेटा, तो इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन, वो भी कहां पे, तो ये इलेक्ट्रॉन प्रोबेबिलिटी फंक्शन तो है, लेकिन कहां पे बताओ, तो 4 पाई आर स्क्वायर डी आर मतलब पर यूनिट सरफेस एरिया, पर यूनिट। ये देखिए, तो ये तीन ही तरह के फंक्शन है, तो तीन ही तरह के ग्राफ है, और तीन ही तरीके से हम बेटा इलेक्ट्रॉन तक पहुंचते भी हैं। क्योंकि साई या आर बताता है कि भैया यहां पर वेव पाया जाएगा, साइन स्क्वायर बताता है कि अच्छा यहां इस जोन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई होगा, और ये बताता है कि इस जोन के इस यूनिट सरफेस एरिया में इलेक्ट्रॉन इतना होगा, प्रोबेबिलिटी इतनी होगी। आई होप इट इज क्लियर। तो दिस इज द करेक्ट वे टू डिफाइन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। ठीक है, और यही तीन ही तरीके तो होते हैं, तुम्हारे ऐसे भी पता करेंगे। देखो कैसे, ये आर साइन क्या बता रहे हैं कि यहां इलेक्ट्रॉन कोई फंक्शन, दैट इज कॉल्ड एन, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। साइंस पर बताते हैं यहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पाई जाने की पॉसिबिलिटी ज्यादा है, डेंसिटी सब शेल, और यहां पहुंच गए तो पर यूनिट में ऑर्बिटल, डन। क्वांटम नंबर भी ऐसे ही होते थे, ये भी ऐसे ही होता है। ठीक, ओके, इज इट क्लियर बेटा। अब ग्राफ कैसे बनाना सर, ये सब बड़े कठिन टफ ग्राफ होंगे सर। देखो ग्राफ बनाने के लिए तो डाटा पता होना चाहिए, और उसके लिए डाटा तो तुमको पता होगा जब तुम श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व कर लो। तुम्हारे पास का है नहीं, ना मेरे पास का भी, सिलेबस के अकॉर्डिंग मेरे पास का भी नहीं है। ठीक है, मान लेता हूं मेरे पास का भी नहीं है, तो करे कैसे सर, ट्रिक। और क्या, हमें क्या करना, हमें तो अपना सिलेक्शन चाहिए ना, मुझे और क्या चाहिए, हमको थोड़ी ना गीता का ज्ञान देना है। तो देखो कैसे करना, ध्यान से सुन लो बेटा ये ट्रिक। ठीक है, ध्यान से सुनना। जब भी कभी आप इसका ग्राफ किसी भी ऑर्बिटल के लिए पूछे, ध्यान से सुनिए, इसका ग्राफ किसी भी ऑर्बिटल के लिए पूछे, ठीक है, इसका ग्राफ किसी भी ऑर्बिटल के लिए पूछे, अगर एस ऑर्बिटल के लिए ग्राफ पूछ रहा है, किसके लिए पूछ रहा है बेटा, एस ऑर्बिटल के लिए, तो ग्राफ हमेशा टॉप टू बॉटम जाएगा। फिर से सुन लो, अगर एस ऑर्बिटल का ग्राफ पूछ रहा है तो हमेशा टॉप टू बॉटम जाएगा, और अगर पी ऑर्बिटल का ग्राफ पूछ रहा है या डी ऑर्बिटल का ग्राफ पूछ रहा है तो बॉटम टू टॉप जाएगा। पहले तो ये दिमाग में बनाओ, अगर इसके लिए एस ऑर्बिटल का उठाए ग्राफ पूछ रहा है तो हमेशा बॉटम टू टॉप आओगे, पी और डी का पूछेगा तो बॉटम टू टॉप जाओगे। ठीक है, इसका ग्राफ अगर पूछ रहा है बेटा, अगर एस के लिए पूछ रहा है तो बॉटम टू टॉप आओगे, पी और डी के लिए पूछ रहा है तो बेटा टॉप टू बॉटम जाओगे, ये बॉटम टू टॉप जाओगे। ये भी सेम, यानी एस के लिए और पी के लिए ग्राफ दोनों के लिए सेम। एस में हमेशा आपको टॉप टू बॉटम आना, पी और डी में हमेशा बॉटम टू टॉप जाना है। ठीक है, और अगर इसका ग्राफ पूछ ले, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर आर लगा के ग्राफ पूछे, तो चाहे एस ऑर्बिटल हो बेटा, चाहे पी ऑर्बिटल हो, चाहे डी ऑर्बिटल हो, इन सभी के लिए इसका ग्राफ हमेशा याद रखिएगा बॉटम टू टॉप रहेगा। पहले तो ये कंफर्म कर लो, ये जो चीज आपको बता दे रहा हूं ना, ढूंढ लीजिएगा, कहीं नहीं मिलेगा। ठीक है, रिमेंबर, क्लियर। सो अगर आपका आर वर्सेस आर का ग्राफ है, साइन वर्सेस आर का ग्राफ है, तो एस ऑर्बिटल का दे रहा है तो टॉप टू बॉटम टू टॉप टू बॉटम, पीडी बॉटम टू टॉप, इन दोनों का तो एस के लिए फिर से बेटा टॉप टू बॉटम, इसके लिए बॉटम टू टॉप, यानी इन दोनों का ग्राफ सेम ही रहने वाला है। ठीक, लेकिन 4 आर स्क्वायर पूछेगा तो कोई भी ऑर्बिटल पूछेगा तो हमेशा बॉटम टू टॉप करना है। डन, क्लियर, ये तो क्लियर हो गया। तो बेटा ये तो शॉर्ट ट्रिक क्लियर। दूसरा, जब भी इनका कोई ग्राफ पूछेगा आप टोटल नोड्स निकाल दोगे बेटा, और टोटल नोड्स निकालने का फॉर्मूला आपको पता है ना, n-1, यानी रेडियल नोड और एंगुलर नोड का समेशन। टोटल नोड्स बेटा n-1 निकाल दोगे। ठीक है, ये जो टोटल नोड्स n-1 निकलेगा ना, ग्राफ कट्स x एक्सिस
विथ सेम नंबर ऑफ टाइम, विथ सेम नंबर ऑफ टाइम। मतलब जितना तुम्हारा टोटल नोट्स निकलेगा वो ग्राफ एक्स एक्सेस को उतनी बार ही कट करेगा। ये शॉर्ट ट्रिक है। मतलब अगर तुमको किसी ऑर्बिटल ग्राफ दे दिया, तुमको किसी ऑर्बिटल ग्राफ दे दिया, तुमने उसका टोटल नोट्स निकाल दिया, टोटल नोट्स अगर एक आ गया तो वो ग्राफ एक्स एक्सेस को एक बार जरूर कट करेगा, दो आ गया तो एक्स एक्सेस को दो बार जरूर कट करेगा, तीन आ गया तो एक्स एक्सेस को तीन बार जरूर कट करेगा। दिस इज द वे टू डिफाइन ऑल दिस ग्राफ। तो दो चीजें ग्राफ को बनाने के लिए पता होनी चाहिए। एक तो ये बॉटम टू टॉप या टॉप टू बॉटम या टॉप टू बॉटम, और यह टोटल नोट्स निकाल के कितनी बार ग्राफ कट करेगा। ये दो चीज दिमाग में रख लो, तुम्हें इन तीनों पे ग्राफ बनाने आ जाएंगे। और जो तुम्हारा सिलेबस है इन ऑर्बिटल्स का वो तो आराम से निकाल लोगे, अगर किसी और का पूछे तो भी निकाल लोगे। देख लो एक बार, कंफर्म कर लो। ठीक है बेटा, डन। नाउ लेट्स सी। ओहो भाई साहब, हम ग्राफ बना सकते हैं सर? यस बेटा, आप ग्राफ बना सकते हैं। तो लो भाई, अब अगर मान लो मुझे एग्जाम में पूछ दिया, ध्यान देना, ग्राफ बोल दिया, which one is correct graphical या graph representation of 2s orbital, which one is correct graph representation of 2s orbital? And all of you know that ये क्वेश्चंस एग्जाम में कई बार आते हैं और हम छोड़ के चले जाते हैं, ठीक है ना? लेकिन अब आज के बाद आप मत छोड़िएगा। ऑप्शन सुनिए, 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साइन स्क्वायर आर, ठीक है बेटा? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साइन स्क्वायर आर, साइन आर नन। बताइए तो इन चारों में आपका सही आंसर कौन सा है? 2s ऑर्बिटल के लिए कौन सा ग्राफ करेक्ट होगा? सर 2s ऑर्बिटल है, ठीक है सर। और आपने बताया जैसे कि जो 2s, अगर s ऑर्बिटल के लिए जाई वर्सेस r होगा तो ये हमेशा टॉप टू बॉटम आएगा। तो सर जाई वर्सेस r कहां पर है? हाँ सर, जाई वर्सेस r ये तो टॉप टू बॉटम आएगा। तो सर देखिए ना, बॉटम से टॉप जा रहा है, गलत। यस, मजा आ गया सर। बाकी बेटा ग्राफ किसका है? 4 पाई आर स्क्वायर डी आर स्क्वायर, हाँ इसका है। तो बेटा आपने सर ये बताया था 4 पाई आर स्क्वायर डी आर साइन स्क्वायर वर्सेस r अगर आ जाए तो चाहे s का हो चाहे p का हो, चाहे जैसे यहाँ पर s ऑर्बिटल, कोई भी ऑर्बिटल होता है सर हमेशा बॉटम टू टॉप जाता है। सर देखिए ना, टॉप टू बॉटम आ रहा है, बकवास। करेक्ट, दिस इज अ ग्राफ। ये हो सकता है, लेकिन हमें एक चीज और चेक करना है। जिस भी ऑर्बिटल के लिए पूछता है बेटा, पहले उसके क्या निकालने थे? टोटल नोट्स से पता चलेगा कि ग्राफ एक्स एक्सिस को कितनी बार कट करेगा। लेट्स सी बेटा, इसका टोटल नोट्स कितना होगा? टोटल नोट्स कितना होगा बेटा? n-1। n कितना बेटा इसका? 2। तो 2 - 1 = 1, यानी ग्राफ कितनी बार कट करेगा? 1 बार। ओहो सर, कट रहा है, मजा आ गया। बी इज द करेक्ट आंसर। डन। तो इस तरह से ग्राफ के क्वेश्चन आप कर सकते हो। जो ट्रिक बताया उसको फॉलो करो, कोई भी ग्राफ उठा लो, हर ग्राफ को आराम से कर सकते हो, कोई रोकने वाला आपको नहीं है। मजा आया? और ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं तो यार बिल्कुल छोड़ के चले जाते हो, यार क्या है, कैसे है। और आपको बिलीव मानिए, कई ऐसे लोग भी मिलेंगे आपको, है ना, बहुत सारे ऐसे लोग मिलेंगे जो आपको बोलते हैं कि क्या, अरे यार 3 ही 4 ऑर्बिटल के तो ग्राफ आईटी वाले पूछते हैं, याद कर लो। अरे बेवकूफ हो गया, कहां से याद कर ले हम याद करके गए कि यार टॉप से बॉटम जा रहा, तो एग्जाम में देख के कंफ्यूज हो गए। उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा वो बंदा जिसने कहा था याद कर लो? उसने खुद याद किया था क्या कभी? वो छोड़ के चला आया होगा एग्जाम में, इवन दैट पढ़ा भी नहीं होगा, अरे यार नहीं पढ़ रहा था। ठीक है, तो 4 नंबर बहुत मैटर करता है आज के टाइम में। जितने बच्चे कंपटीशन के एग्जाम दे रहे हैं ना, चाहे नीट के या जेई के, 4 नंबर बहुत मैटर करता है। 4 नंबर से आपका रैंक पता नहीं कहां से कहां पहुंच जाएगा, समझ रहे हो? तो हर चीज छोड़ने वाली नहीं होती है। आप बोलो ना आपको क्या समझ में नहीं आ रहा, आई एम हियर फॉर ऑल ऑफ यू। और देखिए ना ग्राफ कितना इजी तरीके से बता दिया यार, इससे इजी क्या होगा? तुम ही लोग बता दो मुझे, सही है? ओके चलो बताओ, एक ग्राफ पूछ रहा हूं मैं आपसे। अब आप लोग मन में सोचो, वीडियो देखते देखते बताओ ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ किसका है? ये ग्राफ
किसका है, एक बार जरा सोचियो, ध्यान से बताइए आंसर, ये ग्राफ किसका है। मैं ऑप्शन दूं, 1s का, 2s का, 2p का या नन, बताइए ग्राफ किसका है। सर 1s का जो टोटल लोड होगा n-1 तो 1 1 1 0, सर ग्राफ तो कटना ही नहीं चाहिए, या तो ग्राफ कट रहा है, बकवास। और वैसे भी सर क्लियर हो गया ना, 2s इसका टोटल लोड कितना होगा, n-1 तो बेटा n2 2 - 1 यानी 1। सर इसमें एक बार लोड आएगा यानी ग्राफ एक बार कटेगा, सर कट रहा है, इसका हो सकता है। सर p का निकालो, इसका भी टोटल लोड कितना आ गया बेटा 2 - 1 यानी, सर ये भी तो ग्राफ एक बार कट रहा है, तो ये सर p फंस गया सर। 2s और 2p दोनों में से किसी का भी तो हो सकता है, क्योंकि दोनों में तो लोड सही है। अब बेटा यहाँ कुछ कॉमन सेंस तो आपके पास जरूर होगा, क्यों, अरे भैया 1s के बाद 2s आता है ना सर, अगर 1s के बाद 2s आता है तो इसका मतलब कि ग्राफ में फ्लक्चुएशन होना चाहिए था, मतलब ग्राफ ऐसे जाना चाहिए था, पहले 1s जाता फिर कटता फिर 2s जाता, मतलब ग्राफ ऐसा होता, ये 1s का होता था फिर सर ये 2s का हो जाता, या तो ग्राफ यहां करके रुक गया, इसके आगे दिखाई नहीं रहा, मतलब ये केवल एक ऑर्बिटल के लिए ग्राफ है, अगर दो ऑर्बिटल के लिए तो ग्राफ फ्लक्चुएट करता, मतलब करेक्ट सर ये 2p का है। डन, सही है, क्योंकि अगर ये 2s का ग्राफ होता तो 2s तो तब होता ना जब पहले 1s होता, तो एक फ्लक्चुएशन तो देखने को मिलता है ना 1s का, फिर 2s आता है ना बेटा, लेकिन 2p पहला ऑर्बिटल होता है, यू नो दैट, क्योंकि हम लोग जब सबसे लिखते थे s p d f, तो बेटा s पहला है, तो ये 1s से शुरू होगा, ये 2p तो 2p से शुरू होगा, तो p 2p से ही शुरू होता है, तो इसमें फ्लक्चुएशन कैसे हो सकता है जब पहला ही ऑर्बिटल p का है, तो यानी यहां फ्लक्चुएशन नहीं है तो बेटा p का ही होगा। 2s का ग्राफ ये देखो, दोनों का नोट्स 1 आ रहा है, ये कंफर्म है, दोनों ग्राफ एक ही बार कट रहा है, तो कंफ्यूजन यही होता है बेटा दोनों में से कौन सा सही होगा, लेकिन आपको सोचना चाहिए था कॉमन सेंस लगा के कि 2s का मतलब हो गया कि पहले 1s आना चाहिए था, तो 1s का फ्लक्चुएशन तो दिखता कहीं ना कहीं लाइक दैट, दिखाई नहीं, यानी 2p है। ओके, तो ये लीजिए, अब आप आराम से ग्राफिकल फिनोमेना कर सकते हैं, और ग्राफिकल फिनोमेना से क्या पता चला, तो जब हमने ग्राफ बनाया और ये मतलब श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व करके, मान लो मैंने ये ग्राफ बनाया ना, अभी जो पूछा था मैंने, कि ग्राफ आपने ऐसे देख लिया, तो ये क्या बता रहा है, ध्यान से सुनिए, जैसे जैसे r बढ़ रहा है बेटा वैसे वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देखो 4πr² dr sin स्क्वायर, मतलब पर यूनिट एरिया में जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता चला जा रहा है, r बढ़ा और बड़ा 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 टॉप, यानी यहां पर सबसे हाईएस्ट लोकेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, मतलब यहां पर इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, सबसे ज्यादा होगी, और अगर दूरी और बढ़ाते चले जाओगे तो एक समय के बाद इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटना शुरू कर देगा, घट गया बेटा, और यहां कट गया, कटने का मतलब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां पर क्या हो चुका है, 0 हो चुका है। अब इसके अगर आगे जाना है तो इसका मतलब 2p ऑर्बिटल के बाद यहां पर 3p ही आएगा, या 2p के बाद 3s आएगा। अब आया समझ में, तो ये ग्राफ पूरा मैथमेटिकल फंक्शन है कि r और इसकी वैल्यू को डिफाइन कर रहा है, कि जैसे r बढ़ा रहा है डेंसिटी बढ़ता जा रहा टॉप पे पहुंच गया, और एक समय r ज्यादा होने के बाद ये डेंसिटी घटने लग जाएगा। ये बात सही भी है, क्योंकि न्यूक्लियस से आप एक डिस्टेंस पर जाते हैं तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाने से हाई मिलेगा, लेकिन और ज्यादा दूर जाओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जाने से फ्लक्चुएट कर जाएगा। सही है, क्योंकि वहां नोड आ जाएगा, जैसे मैंने आपको s का बना के दिखाया था ना, कि देखो ये s का ये बेटा क्या है, इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी ये था, और फिर बेटा इलेक्ट्रॉन के पाए जाने की पॉसिबिलिटी अचानक से यहां पर आ गई, ये देखो आ गया, तो बेटा बीच में नोड आ गया ना, तो इसका ग्राफ कैसा होगा बताओ r के साथ, तो अगर मान लो साइन और r ले लें तो इसका ग्राफ कैसा होना चाहिए, तो देखिए सर ये ले लेते ग्राफ 4πr² dr sin स्क्वायर, तो सर r से जब चलोगे ना तो पहले तो आपको यहां से दूरी जाओगे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अचानक से मिलेगा, तो ये बढ़ेगा, बढ़ गया बेटा, फिर इसके बाद ये जब आगे बढ़ोगे तो सर देखो इस दूरी से आगे बढ़ोगे थोड़ा सा तो डेंसिटी यहां तक बढ़ा और फिर घट गया, सर देखो 0 हो गया, ये घटने लग गया, 0 हो गया, घट गया, और फिर अचानक से सर आगे जाओगे तो 2s मिलेगा, क्योंकि ये 1s है सर तो ये 2s होगा, तो इसका मतलब फिर ये ग्राफ ऐसे मूव कर जाएगा, ये देखो दिख रहा है। तो दूरी जैसे r पे पहुंचे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिला, तो r पे पहुंचे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई मिला, उसके बाद अचानक से जाओगे धीरे धीरे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी घटने लगी, घटे 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 यहाँ 0 हो गया, ये देखो 0 हो गया, यहाँ नोड आ गया, तो यहाँ पर ये नोड बता रहा बेटा, और नोड से पहले आगे गया तो फिर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिल गया, तो ग्राफ फिर ऊपर मूव कर गया। दिस इज द डिस्टेंस फॉरवर्ड टू फाइंड आउट द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अराउंड द न्यूक्लियस। ठीक है, कि न्यूक्लियस से दूर जाएंगे तो यहाँ ज्यादा, यहाँ कम, यहाँ कम, यहाँ ज्यादा, ऐसे इस तरह से इलेक्ट्रॉन का ऑब्जर्वेशन पता चलता चला जाता है। डन, चलो तो ये है हमारे पास ग्राफिकल अप्रोच टू डिफाइन द ऑर्बिटल्स। ठीक है सर, ये ग्राफ कैसे बनाया गया होगा, इतना ज्यादा जानोगे ना तो बेटा फंस जाओगे। देखो कैसे, फिर भी चलो बता देते हैं। देखो क्या हुआ, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व किया गया, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व किया तो अलग अलग ऑर्बिटल के लिए अलग अलग इक्वेशंस आएंगे। तो 1s ऑर्बिटल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व किया गया, 1s ऑर्बिटल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व किया। थोड़ा मैं इंक भर लेता हूं थोड़ा।
श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए जो 1s का ग्राफ बनाना तुमको सपोज करो, तो श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए इसको सॉल्व किया गया बेटा, ठीक है, श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए इसको सॉल्व किया गया। तो श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए जब सॉल्व किया तो क्या सॉल्यूशन आया होगा, जब श्रोडिंगर इक्वेशन के लिए सॉल्व किया होगा तो क्या सॉल्यूशन आया होगा? यार देखो भाई, तो श्रोडिंगर 1s ऑर्बिटल के लिए जब श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व किया गया तो बेटा इक्वेशन आया 2 इंटू, ठीक है बेटा, 2 इंटू, अब देखो 2 इंटू z बाई ए नॉट की पावर 3/2 e टू द पावर माइनस z अपॉन ए नॉट आर। ये देखो, ये इक्वेशन सॉल्व किया गया है। ये इक्वेशन बेटा सॉल्व किया गया, ठीक है। अब इसको जरा ध्यान से देखो, 1s ऑर्बिटल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व करके बेटा ये इक्वेशन निकाला गया है ना। ऐसे ही अगर अदर के लिए भी चेक करोगे तो 2s ऑर्बिटल के लिए भी बेटा निकाला गया, तो 2s ऑर्बिटल कितना निकला था 1/√2 z अपॉन ए नॉट की पावर 3/2 2 माइनस ए अपॉन आर नॉट की पावर e टू द पावर माइनस जेड आर अपॉन ए नॉट 2r। ये देखिए, ये इक्वेशन सॉल्व किया गया बेटा। ये दूर दूर तक हमारे बस का नहीं है, हम सोच भी नहीं सकते ऐसे क्वेश्चंस को। क्या ये इक्वेशन तुम याद कर लोगे? छोड़ दो, ठीक है, ध्यान रखना ये सब चीजें। तो ये जो इक्वेशन तुमको मैंने बताया ना अभी, इन्हीं इक्वेशंस का यूज करके फिर स्लोप निकाल करके फिर ग्राफ को बनाया जाता है। अलग अलग आर रेडियस रखा गया तो अलग अलग रेडियस के लिए अलग अलग वैल्यू पुट करके फिर ग्राफ बनाते हैं। तो वो हमारे बस का लेवल नहीं है, ठीक है। लेकिन आईटी एडवांस वाले बेटा छोड़ते नहीं है, वो क्या करेंगे ना, तुमको ये इक्वेशन दे देंगे। ये जो इक्वेशन अभी लिखा ना 1s का 2s का, ये इक्वेशन आपको दे देंगे और देने के बाद वो आपसे कुछ ऐसी चीज पूछेंगे, हालांकि बड़ा इजी होगा लेकिन ऐसी चीज पूछेंगे कि वो फंस जाओगे। यानी कि श्रोडिंगर इक्वेशन जो वेव इक्वेशन सॉल्व होगी, जो मल्टीपल इक्वेशंस आते हैं, 1s ऑर्बिटल का अलग इक्वेशन, 2s ऑर्बिटल का अलग इक्वेशन, 3s ऑर्बिटल का अलग इक्वेशन, 3p 4p 5p ऐसे सबके अलग अलग इक्वेशन निकाले गए, मल्टीपल इक्वेशन निकाले गए और बड़े कॉम्प्लिकेटेड। जैसे ऑर्बिटल बड़ा बड़ा होता जाता है ना, वैसे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ता जाता है तो इक्वेशन भी और कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है और ग्राफ भी और कॉम्प्लिकेटेड होता जाता है। तो ऐसे मल्टीपल इक्वेशन से बेटा, लेकिन आपको डरने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये इक्वेशन आपको याद नहीं करना है, बिल्कुल टेंशन फ्री रहो। अगर इससे क्वेश्चन आएगा तो वो इक्वेशन आपको लिख के देगा, डेफिनेटली इक्वेशन आपको लिख के देगा। कैसे क्वेश्चन देगा तो उसके लिए आप हमारा प्रयास सेक्शन का वेट करिए, प्रयास सेक्शन में आई विल टेल यू ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है बेटा। सो दिस इज ऑल अबाउट द Schrodinger wave equations and how to propagate, how to define the electron density around the nucleus in the form of the graph with approach of the graph, ठीक है। तो ग्राफ अप्रोच से आप किसी भी ऑर्बिटल में कभी भी वेव आराम से निकाल सकते हो, रेडियल नोड कैलकुलेट करके, एंगुलर नोड कैलकुलेट करके, नोड क्या होते हैं, पॉइंट्स क्या होते हैं, शेप क्या होता है, कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड बना सकता है, कौन सा ऑर्बिटल बॉन्ड नहीं बना सकता, कैसे कैसे सिचुएशन बॉन्ड बनता है, सब कुछ आपको आज बता दिया मैंने। सो दिस इज आधार लेक्चर नंबर 9, ठीक है। अब देखो इसी में क्या था, ये सब तो ठीक था, लेकिन इसी दौरान जब ये चल रहा था, ठीक है बेटा, जब ये सब चल रहा था उसी दौरान उधर एक साइंटिस्ट और लगे हुए थे जो कुछ नया काम कर रहे थे, जिनका नाम था अल्बर्ट आइंस्टाइन। हालांकि सजेशन दिया था, देखो अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसको प्रूफ नहीं किया था, आइंस्टाइन इक्वेशन बनाया था, लेकिन सजेशन जो था थॉमस इसका जे टॉमसन का था। जे टॉमसन ने क्या सजेशन दिया जिसको अल्बर्ट आइंस्टाइन ने मतलब कि रियलिटी में कन्वर्ट किया। तो इस इफेक्ट को कहा जाता है बेटा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। क्या कहते हैं बताओ? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, शॉर्ट फॉर्म में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ये क्या था सर? तो जे टॉमसन का मानना था कि जो प्लैंक्स का क्वांटम थ्योरी आया, तो जो मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि एनर्जी हमेशा क्वांटाइज वर्जन में होती है, तो क्या ये वैलिड है, क्या ये सही है, और चेक करते हैं। तो इन्होंने क्या किया ना, एक मेटालिक सरफेस लिया, ध्यान देना, ठीक है, ये मेटालिक सरफेस है आपके पास और ये एक एक्टिव मेटालिक सरफेस है बेटा। कैसा है? एक्टिव मेटल सरफेस है। एक्टिव मेटल सरफेस का मतलब क्या होता है सर? एक्टिव मेटल सरफेस का मतलब होता है जो इजीली इलेक्ट्रॉन लूज कर दे।
जिनकी इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी क्या हो, मैक्सिमम हो। ऐसा मेटल जो जबरदस्त हो, मतलब तुरंत इलेक्ट्रॉन लूज करे, एक्टिव। और यहां पे बेटा कोई सोर्स ऑफ लाइट लिया गया, और ये श्योर एंड शॉर्ट करिए कि जो सोर्स ऑफ लाइट लिया वो हाई फ्रीक्वेंसी का हो। न्यू है नहीं बेटा, हाई फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अब इसको मैंने गिराया, तो सपोज आपको मैं बताता हूं, एक समझाने के लिए बता रहा हूं। सपोज कि इलेक्ट्रॉन बेटा ऐसे ग्राउंड स्टेट में बैठे थे। जनरली इलेक्ट्रॉन कहां रहते हैं बताओ, ग्राउंड स्टेट में, T2G बैठे रहते हैं जनरली, है ना। जब तक हीट नहीं होगा कैसे एक्साइट हो जाएगा यार। तो हाई फ्रीक्वेंसी की रेजिस इसमें गिरी, यानी मेटल के सरफेस से वो स्ट्राइक कर गए, मेटल के सरफेस से वो स्ट्राइक किए, टकराए। अब ये जो लाइट है हाई फ्रीक्वेंसी की, क्या है बेटा, लाइट है, यानी फोटॉन्स है ना। लाइट के जो सबसे छोटे जो क्वांटा होते हैं, बंडल्स और पैकेट्स हैं, आपको पता है एनर्जी में बंडल्स और पैकेट्स हो जाते हैं, किसने बताया था, प्लैंक्स ने। तो इसके तो एनर्जी क्वांटा इस वर्जन में है, तो सारे के सारे जो छोटे यूनिट होते हैं, यूनिट होंगे लाइट्स के, वो क्या होंगे, फोटॉन्स होंगे या क्वांटम होंगे। तो ये फोटॉन्स ऑफ लाइट इसमें गिरे, ठीक है। अब ये गिरने के बाद जब इसके फोटॉन्स यानी एनर्जी ऑफ दिस हाई फ्रीक्वेंसी रेज, तो ये हाई एनर्जी की रेजेस जब इसमें टकराती हैं, तो वो फोटॉन्स क्या करेगा, उन इलेक्ट्रॉनों से टकराएगा, और टकराने के बाद उन इलेक्ट्रॉनों को बेटा क्या मिलेगा, एनर्जी मिलेगी। एनर्जी से इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे, एक्साइटेड हो जाएंगे, और ये मूव करने लगेंगे, ऐसे ये देखो करने लगेंगे। लेकिन ये इतना आसान, इतना सोच सर, हो सकता है बीच में कई इलेक्ट्रॉन ऐसे हो, है ना सर। मेटल में इलेक्ट्रॉन तो बहुत जगह होंगे ना सर। तो जब आप एनर्जी देते हो, फोटॉन्स इसमें टकराते हैं, तो कई ऐसे इलेक्ट्रॉन्स होंगे जिनको एनर्जी बहुत ज्यादा मिल गई होगी, तो तुरंत एक्साइट मारेंगे, और जिनको एनर्जी पूरी तरह से नहीं मिल पाती वो वहीं पर रुके रह जाते हैं या प्रोपोगेट करते रहते हैं इधर। तो आप सोच के देखो कि मान लो ये इलेक्ट्रॉन यहां से एक्साइट होकर ऊपर की तरफ गया, तो क्या ये रास्ते वाले इलेक्ट्रॉनों से टकराएगा नहीं, हाँ सर टकराएगा। अरे सर टकराएगा तो फिर तो उसका रिटार्डेशन हो जाएगा, फिर तो मूव कर ही नहीं पाएगा, करेक्ट। लेकिन अगर आपकी फ्रीक्वेंसी इतनी ज्यादा हाई है कि जो इस रिपल्सन को भी ओवरकम कर जाए, कि अगर इलेक्ट्रॉन इससे जाकर टकरा के रिपेल हो रहा हो तो उसको भी ओवरकम कर जाए, क्योंकि उसके पास एनर्जी इतनी ज्यादा है कि रास्ते में जो पड़ेगा सबको भगाता हुआ फिरेगा। तो इनको भगाता हुआ, इनको हटाते हुए, रिटार्डेशन को रोकता हुआ इलेक्ट्रॉन भागता ऊपर यहां पहुंच जाता है, पहुंच गया, और एनर्जी मिलता रहा तो ये सीधे फ्री स्टेट में बाहर आ जाएगा। आ गया, ये बेटा इलेक्ट्रॉन्स आपके आ गए। और इलेक्ट्रॉन अगर बेटा फ्री स्टेट में बाहर घूम रहे हैं ना, तो इनके पास पक्का है कि काइनेटिक एनर्जी होगा। ये तो बात आप भी मानोगे, इलेक्ट्रॉन अगर मूवमेंट है फ्री स्टेट में, मेटल से बाहर निकल गया और फ्री मूव कर रहा है, तो विदाउट काइनेटिक एनर्जी संभव नहीं है। और काइनेटिक एनर्जी इसको मिला किससे होगा, इस हाई फ्रीक्वेंसी वाली लाइट की एनर्जी से। ये जो टोटल एनर्जी यहाँ पे दिया गया है, तो यही वो टोटल एनर्जी है जो रिस्पॉन्सिबल है, जो इलेक्ट्रॉन को ऊपर लेके जा रहा है। लेकिन जाते समय उसको बहुत सारी लड़ाइयां लड़नी पड़ी, बीच वाले इलेक्ट्रॉनों से लड़ाई झगड़ा करना पड़ा। ये बात अलग है कि उनको इतना एनर्जी मिल चुका था कि सबसे टकराते हुए भी, सब कुछ अपना एनर्जी लॉस करते हुए, सबको हटाते हुए भी ऊपर की तरफ निकल गए। सही है। सो ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में बेटा मान लो ये एक्साइटेड स्टेट है, ठीक है, इजी। तो बताइए मुझे, इलेक्ट्रॉन को यहां से यहां तक जाने में, मेटल के एक्साइटेड स्टेट तक जाने में एक एक्स्ट्रा एनर्जी लगी होगी बेटा, इसी को कहा जाता है ई नॉट। ई नॉट मतलब होता है थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड ये वो मिनिमम से मिनिमम एनर्जी है जो इलेक्ट्रॉन को सरफेस से इजेक्ट करने के लिए काफी है। तो ये वो एनर्जी है जिस एनर्जी की वजह से ये यहां से ऊपर निकला है, यानी यहां से यहां तक पहुंचा है, सबसे लड़ाई झगड़ा करते हुए। तो कितना पावरफुल एनर्जी होगा, नहीं होगा कि नहीं होगा बताओ। और इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो गया तो बेटा काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी कहां से मिला, इसी एनर्जी से जो तुम दी हो। तो कुल मिला के आपके थ्रू दिया जाने वाला टोटल एनर्जी, आपके थ्रू दिया जाने वाला टोटल हाई फ्रीक्वेंसी लाइट की एनर्जी, टोटल एनर्जी दो पार्ट में डिफरेंट हो रही है, एक ई नॉट और एक काइनेटिक एनर्जी। और ये काइनेटिक एनर्जी बेटा मैक्स होगा। सर ये मैक्स वर्ड क्यों यूज किया, नॉर्मल काइनेटिक एनर्जी क्यों नहीं यूज किया? बेटा मैंने मैक्स वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि यह जो काइनेटिक एनर्जी आई है ना, दिस विल बी द मैक्सिमम। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब यहां से यहां तक चला होगा तो भी तो उसके पास काइनेटिक एनर्जी हुई होगी ना, तभी तो वहां तक पहुंचा होगा। लेकिन टकरा के जो इलेक्ट्रॉन ऊपर निकल गया, जो बेचारा इतना लड़ता झगड़ता, इतना स्ट्रगल करके यहां से निकला है, उसकी तो काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होगी। होगी कि नहीं होगी? अब जो इलेक्ट्रॉन वालों काइनेटिक एनर्जी था उनके पास, लेकिन वो निकल नहीं पाए बाहर, क्यों? क्योंकि टकरा करके वही रुक गए, उनके पास इतनी एनर्जी थी नहीं। तो काइनेटिक एनर्जी तो उनके पास भी था, लेकिन जो निकल गया काइनेटिक एनर्जी उसके पास भी था। तो बताओ दोनों में से ज्यादा मैक्सिमम किसका? तो जो सर बाहर निकला उसका मैक्सिमम। इसीलिए यहाँ पर डिफाइन करना पड़ेगा कि काइनेटिक एनर्जी तुम्हारा मैक्सिमम होना चाहिए, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन निकला वो ऐसे आराम से नहीं निकल गया, बीच में बहुत सारे लोग मिले होंगे उसको। ठीक है,
डन। अरे साउथ की मूवी देखो ना, गुंडा आ जाता है 20-25 को घेर लेते हैं, वो ऐसे करता है सारे गुंडे इधर उधर हो जाते हैं, तो उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम। ठीक है, डन ना। चलो, तो ये दो एनर्जी में डिवाइड होगा। सर ये जो है कौन सी एनर्जी है? तो बेटा ये वो एनर्जी है तो तुमने टोटल एनर्जी प्रोवाइड की थी इसको हाई फ्रीक्वेंसी लाइट से। ये कौन सी एनर्जी है? थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो बताओ थ्रेशोल्ड एनर्जी किसको बोलोगे? दैट मिनिमम एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट ले जाने के लिए जो इलेक्ट्रॉन हमें एनर्जी देनी पड़ गई, इसी एनर्जी का तो पार्ट था वो, देनी पड़ी, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। एंड व्हाट डू यू मीन द काइनेटिक मैक्सिमम? You know that whenever electron ejected from the surface, they can move freely here and there by the kinetic energy. That energy is called the kinetic energy maximum. ठीक? And this whole phenomena, ये जो डायग्राम तुम्हें दिख रहा है बेटा, this whole phenomena is called photoelectric effect. And what do you mean by the photoelectric effect? So whenever any high frequency light or photons strike on the active metallic surface, strike मतलब टकराना, whenever high frequency light whenever any high frequency light strike on the active metallic surface, then some electron ejected from the surface. This whole phenomena is called photoelectric effect. तो जो डायग्राम में तुम्हें दिख रहा है ना, तुम खाली उतना बोल दोगे तो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट की डेफिनेशन क्लियर है। क्या डेफिनेशन फिर से देखो तो, अब इसको लिख लेना खुद ही, ठीक है? क्या लिखोगे? whenever any high frequency light, बेटा यहाँ पे म्यू का मतलब क्या है? फ्रीक्वेंसी है। तो whenever high frequency light or photons strike on the active metallic surface to eject electron from the given surface is called photoelectric effect. तो जो ये इलेक्ट्रॉन निकले बेटा, इनको कहा जाता है फोटो इलेक्ट्रॉन्स। और यही वो इलेक्ट्रॉन्स है जो फ्री मूवमेंट है। और आपको पता ना, फ्री मूवमेंट इलेक्ट्रॉन जो होते हैं कंडक्टिविटी के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पांसिबल होते हैं, तो इसीलिए इसको नाम दिया गया फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो यानी लाइट की वजह से इलेक्ट्रिकल इंपैक्ट को जनरेट कर देना, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। I hope everything is clear to all of you. And now we have the one equation of the photoelectric effect equation is ET equal to E naught plus kinetic energy maximum. और ये कैसे है आपको दिखाई दे रहा है? टोटल तो मैंने ये डाला था, एक पार्ट इलेक्ट्रॉन को यहाँ से ले जा रहा है, जो लड़ाई झगड़ा करके वहां तक पहुंचा है, और फिर बाकी से काइनेटिक एनर्जी इसको मिला। ठीक, इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा सर, यहाँ तक तो क्लियर हो गया सर, मजा आ गया। लेकिन पूरा मजा आया कि नहीं पहले बताओ? पक्का? तो बताओ बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी का फॉर्मूला क्या होगा? E naught जो है थ्रेशोल्ड एनर्जी, ये क्या है? मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। डेफिनेशन लिखते रहना ध्यान से कॉपी पे, ठीक है? व्हाट इज द बेटा थ्रेशोल्ड एनर्जी? द मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू इजेक्ट इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड स्टेट टू एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, यानी अगर ये एनर्जी नहीं मिलती इसको, तो ये इलेक्ट्रॉन यहां तक पहुंच ही नहीं पाता, क्योंकि लड़ाई झगड़ा करते करते वही बेचारा दब के मर जाता है। तो कम से कम इतना एनर्जी चाहिए जो इलेक्ट्रॉन को फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कराने के लिए प्रोपोगेट करे या एक्साइट करे, दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। ठीक है, ओके। तो बेटा आपको पता है ना, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स, क्या पता है आपको? E बराबर बेटा एच न्यू होता है, तो फिर E नॉट बराबर क्या हो जाएगा? एच न्यू नॉट। सही है बेटा? तो अगर E नॉट तुम्हारा थ्रेशोल्ड एनर्जी हो तो बताओ एच न्यू नॉट क्या हो जाएगा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। ठीक है बेटा? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी। थ्रेशोल्ड वर्ड का मतलब ही क्या होता है? मिनिमम। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्टिवेट द इलेक्ट्रॉन फ्रॉम ग्राउंड टू एक्साइटेड इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो व्हाट इज द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी? तो जो तुमने हाई फ्रीक्वेंसी लाइट डाली है ना बेटा, वो कम से कम इतनी फ्रीक्वेंसी की होनी चाहिए कि वो इतनी एनर्जी इसको, इतनी फ्रीक्वेंसी इसको दे सके कि इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हो सके। ऐसा नहीं कि तुम कोई भी लाइट डाल दोगे इजेक्शन हो जाएगा, ना 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 ना, कोई ना कोई मिनिमम फ्रीक्वेंसी की लाइट उसको चाहिए होगी ताकि इजेक्शन हो सके। ठीक है, तो ऐसी फ्रीक्वेंसी लाइट को क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। मतलब वो मिनिमम से मिनिमम फ्रीक्वेंसी जिसकी वजह से फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एग्जीक्यूट कर सके, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। वो मिनिमम से मिनिमम एनर्जी जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड में मूव कर सके, थ्रेशोल्ड एनर्जी। एवरीथिंग इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सो डेफिनेशन यहीं पे सारे क्लियर हो गए, इक्वेशन भी क्लियर हो गया, एवरीथिंग इज क्लियर। अच्छा, अब ध्यान से सुनना। सर मैं चाहता हूं ना कि इलेक्ट्रॉन बाहर निकले ही नहीं, क्योंकि जब तक इलेक्ट्रॉन ऊपर जाकर फ्री रहेगा, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेगा, तभी तो उसका नाम रखा है क्या? फोटो इलेक्ट्रिक। फोटो मतलब लाइट की वजह से इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करना, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से आती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि सर करंट ही ना आए, तब तो एक काम करो, इसके अपोजिशन में ना एक ऐसा करके कोई काम, ऐसा पोटेंशियल लगा दो, क्योंकि किसी भी चीज के अपोजिट कोई काम करते हो तो पोटेंशियल लगाते हैं। तो एक काम करो, इसमें एक ऐसा पोटेंशियल अप्लाई कर दो, करंट रोकना है, पोटेंशियल अप्लाई कर दो, ज्यादा पोटेंशियल अप्लाई कर दो कि इलेक्ट्रॉन यहां से बाहर ही ना निकल पाए।
निकलना ही बंद कर दे। तो वो मिनिमम से मिनिमम पोटेंशियल जो लगाया जाता है टू स्टॉप द मोशन ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स, टू स्टॉप द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट इज कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल। तो ये जो मैंने बेटा यहां पर पोटेंशियल अप्लाई किया है ना, देखो ये जो बेटा मैं यहां पर पोटेंशियल अप्लाई कर रहा हूं, मिनिमम पोटेंशियल जो अप्लाई कर रहा हूं, फॉर व्हाट? टू स्टॉप द इलेक्ट्रॉन इजेक्शन। पोटेंशियल, मिनिमम पोटेंशियल टू स्टॉप इलेक्ट्रॉन इजेक्शन फ्रॉम सरफेस ऑफ मेटल कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल बेटा, कॉल्ड स्टॉपिंग पोटेंशियल और कट ऑफ पोटेंशियल, कट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है बेटा, तो ये वो मिनिमम से मिनिमम पोटेंशियल मैंने ऊपर से लगा दिया जो इलेक्ट्रॉन को बाहर में निकलने दें। अब इलेक्ट्रॉन जो फ्री होकर निकलेगा तो करंट कहां से आएगा? तो दैट पोटेंशियल इज कॉल्ड बेटा कट ऑफ पोटेंशियल। एंड दिस कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल, ठीक है बेटा, कट ऑफ पोटेंशियल या फिर स्टॉपिंग पोटेंशियल इज ऑलवेज इक्विवेलेंट टू स्टॉपिंग पोटेंशियल। कैसे लगाया तुमने? तो बताओ ये स्टॉपिंग पोटेंशियल लगाया किस पे? इलेक्ट्रॉन पे। तो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आ जाएगा तुम्हारा? तो बेटा स्टॉपिंग पोटेंशियल किस पे लगाया? इलेक्ट्रॉन पे लगाया, करेक्ट, इलेक्ट्रॉन पे लगाया। कितना लगाया? मान लो v पोटेंशियल लगाया, तो ev नॉट आ गया। तो इलेक्ट्रॉन पे मैंने जो पोटेंशियल अप्लाई किया उसका मल्टीपल क्या होगा? स्टॉपिंग पोटेंशियल। और ये स्टॉपिंग पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा? हाफ काइनेटिक एनर्जी, सॉरी काइनेटिक एनर्जी मैक्स। क्योंकि भाई साहब ये इलेक्ट्रॉन बाहर क्यों निकल रहा है? क्योंकि उसकी काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम, सबसे लड़ाई झगड़ा करके वहां तक पहुंचा बेचारा, और तुमने वहीं पर उसको रोक दिया। तो मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को निकलने से तुमको रोकना है तो तुमको जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी वाला है ना उसको रोकना होगा, क्योंकि जिसके काइनेटिक एनर्जी नॉर्मल हो गए, जो बीच में रह गए, उनको रोक के क्या फायदा हो? तो ऐसे ऊपर तक नहीं पहुंच पाएंगे। ऊपर तक कौन पहुंचा है? जो सबसे लड़ाई झगड़ के पहुंचा, जिसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम है, तो उसी इलेक्ट्रॉन को तुम्हें रोकना होगा। तो इसीलिए स्टॉपिंग पोटेंशियल जो तुम लगाओगे वो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम के बराबर लगाओगे, तभी वो रुकेगा, नहीं तो नहीं रुकेगा। तो ये बड़ा एक फॉर्मूला मिल गया, स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू स्टॉपिंग पोटेंशियल ev नॉट इक्वल टू बेटा कितना? ke max। तो v नॉट पोटेंशियल आ गया, यानी v नॉट इज द स्टॉपिंग पोटेंशियल, तो v नॉट स्टॉपिंग पोटेंशियल इक्वल टू ke max बाय इलेक्ट्रॉन चार्ज, दैट्स वे। तो बताओ इस फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट में तुमने क्या क्या सीखा कि व्हाट डू यू मीन बाय स्टॉपिंग पोटेंशियल, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड एनर्जी, व्हाट डू यू मीन बाय थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, द टोटल एनर्जी अप्लाइड बाय द हाई फ्रीक्वेंसी लाइट इज इक्विवेलेंट टू द थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि यही एनर्जी है जो दोनों को रिस्पांसिबल है। इसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक पहुंचा और उसी एनर्जी से इलेक्ट्रॉन काइनेटिक एनर्जी गेन करके बाहर निकल रहा है। ठीक है बेटा, एंड व्हाट इज फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट, यू आल्सो नो दैट, डन, करेक्ट। सो ध्यान देना जरा, तो फोटोइलेक्ट्रिक क्लियर हो गया? ध्यान दीजिएगा जरा। सो फाइनली हमारे पास आ गया टोटल एनर्जी जो मैंने बेटा हाई फ्रीक्वेंसी लाइट की गिराई, वो थ्रेशोल्ड एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी मैक्स के बराबर आ गई। ठीक है, यही तो हमने पूरा अभी एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया। अब E बराबर बेटा एच न्यू होता है, तो E नॉट बराबर एच न्यू नॉट हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के मैक्स। तो H कॉमन ले लेंगे तो न्यू इक्वल टू न्यू नॉट इक्वल टू के मैक्स। अब वो तुम अपनी हिसाब से जो करना है करते रहो, बन गया। तुम ये भी इक्वेशन लिख लो बेटा, तुम ये भी इक्वेशन लिख सकते हो, है ना। इसी इक्वेशन को चेंज करो, H न्यू बराबर क्या होता है? सी बाई लैम्डा। एच न्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा? एच सी बाई लैम्डा नॉट। सही है बेटा, प्लस क्या आ गया? काइनेटिक एनर्जी मैक्स। अब आप बोलोगे सर ये लैम्डा नॉट क्या है? तो बेटा ऑब्वियसली नॉट लगने का मतलब क्या है? थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, मिनिमम से मिनिमम वेवलेंथ ऑफ लाइट जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को करा सके। थ्रेशोल्ड एनर्जी, मिनिमम से मिनिमम एनर्जी जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को करा सके। मिनिमम थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, जो मिनिमम से मिनिमम लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी जो फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को एग्जीक्यूट करा सके या एग्जीक्यूट करा सके। डन बेटा। स्टॉपिंग पोटेंशियल कितना आया? ईवी नॉट बराबर का ई के मैक्स। देख लो कितनी चीजें आ रही हैं। अब आप चाहो तो के मैक्स की जगह ईवी नॉट रख सकते हो, तो एक नया इक्वेशन आ जाएगा। यानी यू कैन सी आप इसको ऐसे लिख सकते हो, एच यू माइनस एच वी नॉट बराबर ईवी नॉट, क्योंकि के मैक्स बराबर ये होता है तो अप्लाई कर सकते हैं, यहां भी अप्लाई कर सकते हैं हर चीज। तो तुमसे ना वेवलेंथ पूछ रहे,
मतलब वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी में रिलेशन, वेवलेंथ और काइनेटिक के मैक्स में रिलेशन, या फ्रीक्वेंसी और के मैक्स में रिलेशन है, एनर्जी में रिलेशन, जिससे पूछ रहा है पूछ ले यार, तुम कर क्या आओगे, कोई क्वेश्चन नहीं छोड़ो, तुम्हें पता चल गया कि काइनेटिक इसमें क्या होता है। डन। तो यही वो इक्वेशन है जिसके दिमाग से आपको खेलते रहना है। अच्छा एक वर्ड अगर यहां पर उठा ले, वर्क फंक्शन, ये वर्ड उठा ले, तो वर्क फंक्शन बेटा कुछ नहीं है, ई नॉट है, जो कि एच नॉट के बराबर ही होता है। सर क्यों ये वर्क फंक्शन ये है? अरे बेटा वर्क फंक्शन वही ना होगा, वर्क मतलब WF × D, जहां पर डिस्प्लेसमेंट हो। बताओ डिस्प्लेसमेंट पूरे 40 इलेक्ट्रॉन कहां से हो रहा था? जब इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से कहां गया तो बेटा एक्साइटेड, तो ग्राउंड से एक्साइटेड जाने में जो बेटा एनर्जी इंप्लीमेंट हो रहा वही तो वर्क के बराबर होगा, करेक्ट? क्योंकि वर्क पावर एनर्जी हमने पढ़ा, वर्क कन्वर्टेड टू एनर्जी, एनर्जी कन्वर्टेड टू वर्क। तो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड से एक्साइटेड जा रहा था, तो वही तो वर्क फंक्शन होगा बेटा, वही तो एनर्जी, वो जो एनर्जी वहां पर यूटिलाइज हो रही वही तो वर्क कर रही है। तो वर्क फंक्शन किसके बराबर होगा? ई नॉट, थ्रेशोल्ड एनर्जी, क्योंकि यही वो एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड से एक्साइटेड लेके जा रही थी, और इसकी वैल्यू कितनी है? एच नॉट। और बेटा वर्क फंक्शन को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? फाई से, तो डेफिनेटली बस फाई इक्वल टू एच नॉट आ गया। ये देखिए एवरीथिंग इज कोरिलेटेड विद ईच अदर, एवरीथिंग। डन है बेटा? तो अब आपको आइडिया लगे होगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से अगर कुछ आ सकता है तो क्या आ सकता है एग्जाम में, ठीक? तो वर्क फंक्शन, स्टॉपिंग पोटेंशियल, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड एनर्जी, है ना, काइनेटिक एनर्जी तुमने मैक्स क्यों किया, तुमने इक्वेशन क्यों बनाया फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का। डन। अच्छा एक बात और याद रखिएगा, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। एक रिजल्ट ये निकला बेटा, कहते हैं कि जितनी ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी की लाइट मेटल सरफेस पे गिराओगे, निकलने वाली इलेक्ट्रॉन की एनर्जी उतनी हाई होगी। क्यों? प्लैंक ने कहा था कि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी होता है, याद आया? और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट ने उस बात को प्रूफ कर दिया। डन। यही तो कॉन्सेप्ट है यार, ठीक है? अगला, इंटेंसिटी ऑफ लाइट, जो तुम लाइट गिरा रहे हो मेटल सरफेस पे, उसकी अगर इंटेंसिटी देखो, जितनी इंटेंसिटी डालोगे ना, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इजेक्टेड फ्रॉम सरफेस, जितनी ज्यादा तुम लाइट की इंटेंसिटी बढ़ाते जाओगे, सरफेस से निकलने वाला इलेक्ट्रॉन उतना ज्यादा संख्या में निकलता चला जाएगा। दैट्स अ सिंपल थिंग। ये बात सबको पता है कि भैया ये सरफेस है और ये हम इंटेंसिटी ऐसे से डाल रहे हैं, मजा नहीं आएगा, ऐसे डालो तो इलेक्ट्रॉन जल्दी निकलेगा, ठीक? सो इंटेंसिटी ऑफ लाइट बढ़ाएंगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड जो मेटल सरफेस हो मैक्सिमम होगा, और फ्रीक्वेंसी बढ़ाने से बेटा इलेक्ट्रॉन की जो इजेक्ट होता है वो इसकी एनर्जी बढ़ती है, क्योंकि एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। सो दीज आर द थिंग्स जो कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से आपसे पूछा जाता है। बहुत डेप्थ में जाके पूछेगा तो ये पूछ सकता है, यार ये बताओ जो मेटल सरफेस पर मैंने लाइट हाई फ्रीक्वेंसी की गिराया, तो इलेक्ट्रॉन, लाइट के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने में कितना टाइम इंटरवल होता है? तो देखो जनरली तो कोई भी किताब मानने को मतलब ज्यादातर किताबें मना कर देती है, लेकिन याद रखना कि अगर ये मेटल सरफेस है बेटा और ये एक्टिव मेटल है और तुम कोई हाई फ्रीक्वेंसी लाइट गिरा रहे हो, ये गिरा, ग्राउंड स्टेट के इलेक्ट्रॉन को बड़ा एनर्जी मिली और ये इलेक्ट्रॉन बाहर निकला ऐसे, यही तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है। तो याद रखिएगा, लाइट के गिरने और इलेक्ट्रॉन के निकलने, इनके बीच का जो टाइम इंटरवल होता है, या जो टाइम गैप होता है बेटा, वो 10⁻⁻8 सेकेंड होता है, ठीक है बेटा? 10⁻⁸ सेकेंड होता है, जो कि नेग्लिजिबल है, जिसको आप नेग्लेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर कोई पूछ ले कि इनके बीच में टाइम गैप कितना होता है, तो आप जनरली बताएं, नॉर्मल जो किताबें हम लोग पढ़ते हैं उसके अकॉर्डिंग आप सीधे मना कर दो, देयर इज नो टाइम गैप, मतलब लाइट हाई फ्रीक्वेंसी का गिरा, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, देयर इज नो टाइम गैप। लेकिन एक्चुअल में कैलकुलेटेड पार्ट 10⁻⁸ सेकंड है, बट इट इज एक्चुअली वेरी 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 लेस टाइम इंटरवल, इसलिए इसको नेग्लेक्ट करके बोला जाता है कि देयर इज नो टाइम गैप, लेकिन एक्चुअली में टाइम गैप होता है, ठीक है? तो ये 3 रिजल्ट हमने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से निकाल दिए, इक्वेशन से निकाल दिया, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट क्या होता है समझा दिया, और बार बार मैं एक्टिव मेटल की बात कर रहा हूं, तो एक्टिव मेटल वो बेटा कौन, जो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लूजर होते हैं, जो जल्दी से जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करना चाहते हो। हम चाहेंगे भी कि हम ऐसा ही मेटल लें जिसमें लाइट गिरे इलेक्ट्रॉन फट से निकल जाए, तो जल्दी होगा ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का फ्लक्स, देखो लाइट तुमने गिराई, इलेक्ट्रॉन जल्दी निकला, तो इलेक्ट्रॉन जितना जल्दी फ्री होगा तो जल्दी इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करेगा। दिस इज कॉल्ड द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट कॉन्सेप्ट, क्योंकि हमें इलेक्ट्रिसिटी डेवलप करना है, ठीक है? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन लूजर कौन होते हैं? लाइक सीजियम, पोटेशियम, इस तरह के जो मेटल्स होते हैं ना बेटा, ये जबरदस्त इलेक्ट्रॉन लूजर होते हैं, इसलिए सीजियम और पोटेशियम जैसे मेटल्स का हम लोग फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट बनाने में यूज करते हैं, ठीक है? फोटो इलेक्ट्रिक प्लेट कहाँ यूज होता है आपको पता होगा,
कैमरे में डिजिटल कैमरे जितने होते हैं जनरली उनमें यूज होता है। या फिर आप एयरपोर्ट जाते हो ना या किसी मॉल में जाओ तो देखो ना, आप गेट के सामने ऐसे खड़े हो जाते हो तो गेट खुल जाता है, फिर आप अंदर चले तो गेट बंद हो जाता है। वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इम्पैक्ट पे भी काम करता है, उसमें भी हम डिटेल में बता सकते थे, लेकिन चूंकि इतना ज्यादा डिटेल में आपको बताने का कोई लॉजिक है नहीं, क्योंकि यहाँ रिसर्च नहीं चल रहा, लेकिन कभी मूड होगा तो बताऊंगा, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। तो जो भी आप ऑटोमेटिक गेट्स देखते हो जो शॉपिंग मॉल में आपको एयरपोर्ट में दिख जाते हैं, ठीक है, ये सब फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करते हैं। जो डिजिटल कैमरेज बनते हैं वो भी फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट पे काम करते हैं, क्योंकि वो बहुत तेजी से फ्लश जनरेट करना होता है वहां पे, कि नॉर्मल लाइट उसमें हाई गिरे खट से और यहाँ तुरंत फ्लैश जनरेट कर दे। तो ये सब चीजें बेटा इसका यूज करते हैं प्रैक्टिकल लाइफ में। और सबसे बड़ी चीज है कि इसको बताने का एक ही पर्पस था कि हम प्लैंक्स की क्वांटम थ्योरी को क्वांटाइज करके प्रूफ कर सकें, और ये प्रूफ हो गया कि एनर्जी फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है, क्योंकि जब हाई फ्रीक्वेंसी लाइट गिराई गई तो एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन हाई था। डन। सो दिस इज ऑल अबाउट द टुडेस लेक्चर बेटा। एपिसोड नंबर 9 में अब हम ये कह सकते हैं कि हमने एटॉमिक स्ट्रक्चर को पूरी तरह से खत्म कर दिया है। अब हम केवल और केवल एक लेक्चर और रिलीज करेंगे जहां पर हम ऐसी चीजें पढ़ाएंगे जो एग्जाम में नहीं आती, लेकिन चूंकि पढ़ा देते हैं, कि जिसमें गोल्ड स्ट्रीम, जैसे हम बोलते हैं ना बेटा कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, जे थॉमसन, प्रोटॉन की रदरफोर्ड, न्यूट्रॉन की जेम्स चैडविक। लेकिन ये गलत है, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी में जो हम लोग बोल देते हैं नाम, वो गलत है। मैं चाहे लेक्चर में नाम ले चुका हूं उनका शायद, ठीक है, पहले दूसरे लेक्चर में मैंने पूरा डिटेल बताया था क्या कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी एक्चुअली हम लोग बोलते थे जे थॉमसन, बट नहीं, जे थॉमसन ने केवल ऑब्जर्वेशन किया था, एक्चुअल एक्सपेरिमेंटल उसको पहले डिफाइन करते थे जूलियस प्लकर ने। और प्रोटॉन की डिस्कवरी हम लोग बोलते थे रदरफोर्ड, क्योंकि रदरफोर्ड को ऐसा पार्टिकल पता था, लेकिन ऐसा नहीं है, रदरफोर्ड का भी ऑब्जर्वेशन था केवल, तो रियलिटी में उसको प्रूफ किया गया एक्चुअली लैब में गोल्ड स्टीन ने। तो गोल्ड स्टीन और जूलियस प्लकर ने किस तरह से इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन जैसी चीजों को डिस्कवर किया, कैसे किया, ये हम आपको बताएंगे। एक लेक्चर और लेंगे, लेकिन उस लेक्चर का कोई यूज नहीं है, बिकॉज क्योंकि किसी एग्जाम में नहीं आता, लेकिन अगर आए तो बी रेडी फॉर दैट, क्योंकि केवीपीवाई में इस तरह के क्वेश्चन बहुत आते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बनाऊंगा, लेकिन एक बात बता दूं मैं कि फिलहाल ये जो हमारा एटॉमिक स्ट्रक्चर है, वो चाहे आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो बेटा, ठीक है, आप आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो या नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो, ठीक है, या केवीपीवाई देने जा रहे हो, किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में जितना भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, जितने भी कॉम्पिटिशन एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ये हो गया है पूरा समाप्त। दिस इज योर चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर, पूरा डिटेल में आपके साथ डिस्कस किया गया है। और इस पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर नाम की वेब सीरीज को मैंने 9 एपिसोड बना के लॉन्च किया है। तो 9 एपिसोड में आपने पूरे एटॉमिक स्ट्रक्चर को देखा, और फाइनली जाकर के हम ये कंक्लूजन में पहुंचते हैं कि इलेक्ट्रॉन के एग्जैक्ट लोकेशन को बता पाना संभव नहीं है जब तक इलेक्ट्रॉन को पार्टिकल ना मान ले। पार्टिकल मानेंगे तो हम इलेक्ट्रॉन को निकाल सकते हैं, उनके लोकेशन निकाल सकते हैं बाय द हेल्प ऑफ द क्वांटम नंबर, लेकिन वेव मानेंगे तो हमको ग्राफिकल अप्रोच करना पड़ता है और हमें मल्टीपल इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ता है, जो कि हमारा लेवल नहीं है, ठीक है। तो एपिसोड नंबर 10 में रिलीज करूंगा, जहां पर मैं इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन के गोल्ड स्टीन और जूलियस प्लकर के एक्सपेरिमेंट को जस्टिफाई करूंगा, और प्लस कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट आपको दूंगा, कुछ एक्स्ट्रा शॉर्ट ट्रिक दूंगा, जिससे आप और भी अच्छे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सको, ठीक है। सो ये था हमारा पूरा कॉन्सेप्चुअल पार्ट। एक एपिसोड और रिलीज करूंगा और उसके बाद बेटा आ जाऊंगा प्रयास वाले सेक्शन में, यानी इसी चैप्टर का प्रयास सेक्शन, जहां पर इस चैप्टर से रिलेटेड जितने न्यूमेरिकल्स एग्जाम में आ सकते हो, जितने अभी तक आईटी में आए हुए हैं, वो सारे क्वेश्चंस करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक आई होप कि आपको आज का लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा, और आप लोगों से गुजारिश है बेटा कि इस चैनल को पूरा लोगों तक फैलाइए, जितने ज्यादा हो सके अपने दोस्तों तक इसको फैलाइए, क्योंकि इस चैप्टर में, मतलब इस पूरे चैनल में आपको हर चैप्टर का डिटेल एनालिसिस होगा विद न्यूमेरिकल सॉल्व। ऐसा नहीं कि खाली पढ़ा दिया, नहीं, न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे और अच्छे अच्छे लेवल के न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके लिए सेक्शन मैंने बना रखे हैं। आधार में पहले चैप्टर का कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया, फिर प्रयास, और फिर लक्ष्य। लक्ष्य में मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चन सॉल्व होंगे, प्रयास में जो आईटी मेंस या नीट से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं वो सारे सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो दिस इज अ कंप्लीट पैकेज फॉर ऑल ऑफ यू। तो ये चैनल एक ऐसा है जहां पर आपको हर चीज मिलेगा। सो प्लीज इस चैनल को जितना ज्यादा हो सके अपने दोस्तों तक फैलाइए, इसको स्प्रेड करिए, क्योंकि दिस इज अ पॉजिटिव चैनल फॉर ऑल ऑफ यू। तो आई रिक्वेस्ट ऑल ऑफ यू कि हमारे क्लब के मेंबर बनते चले जाइए, मिस्ट्री ऑफ केमिस्ट्री क्लब को बढ़ाते चले जाइए, यही आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, बस इसको मेंटेन रखिएगा। बाकी मिलते हैं आप लोगों से अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।